हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज। और आज हम आ जाते हैं अपने ज्योग्राफी के लेक्चर नंबर 6 पर। हाँ, इससे पहले हम अपने 5 लेक्चर्स कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आपने जाके नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हो। अब आ जाते हैं हम अपने लेक्चर नंबर 6 पर। इसके अलावा हमने जो ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है वो भी कंप्लीट कर दी है। 2021 तक के 2011 से लेके 2021 तक के सारे जो क्वेश्चन है वो हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले आपको जाके पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करने चाहिए। उससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में आते हैं और किस टाइप के जो एनालिसिस है वो हम इन क्वेश्चंस की कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपके मैक्सिमम बेनिफिट के लिए हमने ये सीरीज शुरू की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर आप पहली बार आज लेक्चर को देख रहे हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको पूरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर देना, और फिर अगर आपको अच्छा ना लगे तो रहने देना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82.5 डिग्री वेस्ट। सबसे पहले बोल रखा है कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया का है वो 82.5 डिग्री वेस्ट में है। ठीक है, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो भी स्टैंडर्ड मेरिडियन है उससे इंडिया किस में आता है? ईस्ट में आता है। उससे किस में आता है? इंडिया ईस्ट में आता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि ये वेस्ट में नहीं है, इंडिया कहाँ पे है? ईस्ट में है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? रॉन्ग होगी। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? रॉन्ग होगी कि इंडिया जो है वो ईस्ट में आता है स्टैंडर्ड मेरिडियन से, और वो भी इंडिया मतलब मान लो स्टैंडर्ड मेरिडियन पे 0 डिग्री है अगर वो, तो इंडिया में कितना है? 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ईस्ट में आता है इंडिया। सेकंड है, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू 6 स्टेट। इसने बोला है कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है वो 6 स्टेट से पास होता है। तो याद रखना, जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का, वो कितनी स्टेट से पास होता है? याद रखना, 5 स्टेट से पास होता है। ठीक है, 5 स्टेट से पास होता है। कौन कौन सी स्टेट्स हैं वो? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़। ठीक है, कौन से? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 स्टेट्स हैं जिससे हमारा जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया वो पास होता है। इसके अलावा 6 स्टेट नहीं है। ठीक है, 5 स्टेट से पास होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। थर्ड देखो, चाय बागान टाइम एंड इनफॉर्मल प्रैक्टिस फॉलोड इन टी गार्डन्स इन असम इज 2 आवर्स अहेड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। देखो, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो भी है ना हमारा, मान लो 5.5 घंटे जो आगे है, 82.5 डिग्री ईस्ट, मतलब कितना है? 5.5 घंटे आगे। ठीक है, 5.5 घंटे जो हमारा टाइम आगे। तो जो चाय बागान का जो इनफॉर्मल प्रैक्टिस यूज की जाती है टी गार्डन असम में, वो कितना घंटे आगे? याद रखना, वो 1 घंटा आगे है, ना कि 2 घंटा। कितना आगे है? वो 1 घंटा आगे है। ये चीज ध्यान रखनी, चाय बागान का टाइम हमसे क्या है? 1 घंटा आगे है। तो ये स्टेटमेंट भी हमें याद रखनी है। 2 आवर्स नहीं है, ये 1 आवर है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी क्या होगी? रॉन्ग होगी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आंसर इसका क्या आ गया? डी। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया? डी। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कौन सा है, कितनी स्टेट से पास होता है, कितने डिग्री पे है हम हैं, और हमारा टाइम जो है कितने घंटे आगे है स्टैंडर्ड, मतलब जो वो प्राइम मेरिडियन है, ग्रीनविच मीन टाइम है, उससे 5.5 घंटे हमारा आगे है। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम का मतलब होता है जहाँ पे किसी ज्योग्राफिकल एरिया में जब क्लॉक्स का सिंक्रोनाइजेशन हो जाए। ठीक है, एक सिंगल स्टैंडर्ड टाइम पे उसको बोलते हैं। जैसे कि इंडिया है, इंडिया जो ये नहीं है कि 82.5 डिग्री पे ही इंडिया का जो एक्सपेंशन है, ऐसा नहीं है। इंडिया का एक्सपेंशन तो काफी ज्यादा है। ठीक है, इधर ईस्ट से लेके वेस्ट तक काफी ज्यादा है, लेकिन हमने केवल एक स्टैंडर्ड टाइम को चूज कर रखा है जहाँ पे कि हमारे जितने भी इंडिया में क्लॉक्स हैं वो एक ही टाइम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इससे क्या फायदा है? इससे फायदा ये है कि आपको मतलब जब भी कोई एरिया क्रॉस करते हो तो आपको बार बार टाइम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, और वो समझ में आने में भी काफी मुश्किल होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड टाइम का आपको समझ में आ गया। तो इंडिया में इंडिया का ऑफिशियल टाइम कीपर है कौन? वैसे याद रखना, CSIR जो न्यू दिल्ली है उसकी एक वो है लेबोरेटरी, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। कौन सी है? नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है किसकी? CSIR की। ठीक है, न्यू दिल्ली में ये है ऑफिशियल टाइम कीपर इंडिया की। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया का जो टाइम है 5.5 घंटे आगे है। तो डिग्री के हिसाब से, अगर हम डिग्री के हिसाब से देखें ना, तो याद रखना कि हर एक 15 डिग्री पे 1 आवर जो है वो घंटा बढ़ जाता है। ठीक है, हर एक 15 डिग्री पे 1 आवर जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, याद रखना, चेंज हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, 1 आवर चेंज हो जाता है। और ये जो 0 डिग्री है, अगर हम इसके ईस्ट में जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? आगे हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसके ईस्ट में जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? वेस्ट से जब हम ईस्ट में जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? आगे हो जाते हैं। तो हमें एक दिन मिल जाता है, और जब इधर जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और जो ग्रीनविच मीन टाइम है वो क्या है? 0 डिग्री लैटिट्यूड पे जो टाइम है, प्राइम मेरिडियन पे जो टाइम है, उसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। इसी को इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई पर्सन इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करता है तो एग्जैक्टली एक दिन उसका चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर ईस्ट से अगर कोई वेस्ट में जा रहा है, तो उसको क्या हो जाएगा? एक दिन उसका लूज हो जाएगा। और अगर कोई वेस्ट से ईस्ट में आ रहा है तो उसको क्या हो जाएगा? एक दिन मिल जाएगा, गेन्स 1 डे। ठीक है, ये है कुछ कंसेप्ट, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। तो ये हो गया हमारा क्या? स्टैंडर्ड मेरिडियन का जो कंसेप्ट है वो। ये देखो,
ये हमारा ये क्या है, ये है हमारा 82.3 डिग्री ईस्ट, ठीक है। ये हमारा क्या इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। तो ये कहाँ से पास होता है, देखो ये कौन सी स्टेट होगी, ये होगी यूपी, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत इसका जो पार्ट है वो कहाँ से जाता है, एमपी से जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद है उड़ीसा, उसके बाद है आंध्रा, ठीक है। तो ये 5 स्टेट से जो है वो हमारा क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पास होता है। तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है हमेशा के लिए, ठीक है। कि स्टेट्स आपको याद रहनी चाहिए कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कहाँ से पास होता है, कितने स्टेट से पास होता है। और एक और डिफरेंस आपको इसमें क्या करना है, याद रखना है। एक और डिफरेंस आपको क्या याद रखना है, जो देखो ग्रीनविच जो मीन टाइम है ना, ठीक है, ग्रीनविच जो मीन टाइम है वो कहाँ से पास करता है, देखो वो तो यहाँ से पास करता है। ग्रीनविच मीन टाइम कहाँ से पास कर रहा है, इंग्लैंड से पास कर रहा है, लंदन से पास कर रहा है, ठीक है, और अफ्रीका से पास कर रहा है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ग्रीनविच मीन टाइम की जो लाइन है वो कहाँ से पास करती है। और इंटरनेशनल डेट लाइन जिसमें मैं बोल रही थी कि जो डे मिलता है हमें, अगर हम कहाँ से जाते हैं, ईस्ट से वेस्ट में जाते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, एक दिन लूज कर देते हैं, ठीक है, लूज कर देते हैं। और अगर हम वेस्ट से ईस्ट में जाते हैं तो क्या कर देते हैं, हम गेन्स कर लेते हैं एक दिन, ठीक है। तो ये डेट लाइन है और ये ग्रीनविच मीन टाइम है, जहाँ से मेन जो टाइम है हर एक देश का वो क्या होता है, कैलकुलेट किया जाता है। अगर हम इसके इंडिया कहाँ है, इसके ईस्ट में, देखो ये यहाँ पे है इंडिया, ठीक है। यहाँ से इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पास होता है 82.5 डिग्री। कहाँ पे है इंडिया का, 82.5 डिग्री है, तो इंडिया का 5.5 घंटे आगे है। तो ये क्या होंगे, तो ये अगर हम ईस्ट में जाएंगे तो हम क्या होंगे, अहेड होंगे, ठीक है। याद रखना, जब हम ईस्ट में जाते हैं ग्रीनविच मीन टाइम से तो हम आगे होंगे, और जब हम ग्रीनविच मीन टाइम से पीछे जाएंगे तो हम क्या होंगे, पीछे होंगे, ठीक है। याद रखना है उसके पीछे होंगे। तो ये कुछ जो कंसेप्ट है ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि कहाँ से ग्रीनविच मीन टाइम पास होता है, कहाँ से इंटरनेशनल डेट लाइन पास होती है, ठीक है। और ये कोई भी मतलब ऐसे खिंची हुई लाइन नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन्स है, ठीक है। ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। हमने डेज और जो टाइम है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने ये जो लाइन्स है, ये इमेजिनरी लाइन्स है जो बनाई गई हैं। तो चीज़ ध्यान रखनी है कि कहाँ से कौन सी चीज़ पास होती है। तो जो हमारा ये पहले वाला क्वेश्चन है ये आपको आ गया होगा समझ में। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसकी रॉन्ग है। इसने पूछी थी करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट तो इसमें से एक भी नहीं है, तो आंसर हमारा क्या आ गया, डी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, ड्रॉट के बारे में बताना है। फर्स्ट है, ए पीरियड ऑफ बिलो नॉर्मल रेनफॉल डज नॉट नेसेसरली रिजल्ट इन ड्रॉट कंडीशन। ये बोल रहा है कि अगर बिलो नॉर्मल रेनफॉल हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि ड्रॉट ही होएगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर कम बारिश हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे सूखा ही पड़ेगा, सही स्टेटमेंट है। सेकंड है, हाइड्रोलॉजिकल जो ड्रॉट होता है ऐसी सिचुएशन होती है जब वाटर की अवेलेबिलिटी डिफरेंट स्टोरेज और रिजर्वायर में कम हो जाती है, जितनी बारिश से वो भर सकता है उससे भी कम हो जाती है रिजर्वायर में वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो। तो क्या हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट वही होता है, बिल्कुल ड्रॉट यही होता है। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट यही इसी सिचुएशन को बोलते हैं जब वाटर की अवेलेबिलिटी हमारे स्टोरेज में, हमारे रिजर्वायर्स में जितना प्रेसिपिटेशन से रिप्लेनिश हो सकती है उससे भी कम हो जाती है, ठीक है। बारिश भी हो जाएगी तब भी वो भर नहीं पाएंगे, मतलब उतनी कम हो जाती है, उसको बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट। आपको पता है ड्रॉट मतलब सूखा पड़ना। कई टाइप के जो है वो ड्रॉट होते हैं, ठीक है। ड्रॉट का मतलब होता है कि ज्यादा टाइम तक, लंबे टाइम तक इनएडिक्वेट रेनफॉल के कारण, या फिर मतलब रेनफॉल होती है लेकिन उसका माल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और स्पेस एंड टाइम, तो क्या हो जाता है, ड्रॉट हो जाता है, ठीक है। तो कई टाइप के ड्रॉट होते हैं, जैसे कि अगर हम मीटरोलॉजिकल की बात करें, वही मीटरोलॉजिकल जो मैंने अभी बताया कि मतलब जब स्पेस और टाइम के ऊपर माल डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेनफॉल का, इनएडिक्वेट रेनफॉल होती है, उसको बोलते हैं मीटरोलॉजिकल ड्रॉट। उसमें आता है कि हमारा आता है एग्रीकल्चरल ड्रॉट। एग्रीकल्चरल ड्रॉट क्या होता है, इसी को सोयल मॉइस्चर ड्रॉट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोयल मॉइस्चर ड्रॉट भी इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो सोयल का मॉइस्चर है वो कम हो जाता है, जिससे क्या हो जाती है, जो हमारी क्रॉप्स हैं वो क्रॉप फेलियर हो जाता है, मतलब क्रॉप्स आप उगा नहीं सकते उनमें, इसीलिए उसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल ड्रॉट। एक हमने देख लिया कौन सा, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, अभी पानी कम हो जाता है रिजर्वायर्स में। एक होता है हमारा इकोलॉजिकल ड्रॉट। इकोलॉजिकल ड्रॉट क्या होता है, जिसमें हमारी जो नेचुरल इकोसिस्टम है ना उसकी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि वाटर का स्टोरेज बहुत कम है, इसके कारण इकोलॉजी पे स्ट्रेस आता है, डैमेज हो जाता है इकोसिस्टम, उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल ड्रॉट, ठीक है। अगर आप बोलो कि ड्रॉट की मॉनिटरिंग अथॉरिटी कौन है इंडिया में, तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो क्या है, नोडल एजेंसी है इंडिया में ड्रॉट मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है। ये किसके लिए, मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग के लिए। लेकिन अगर ड्रॉट का हमें अर्ली वार्निंग एंड फोरकास्ट करना है, तो कौन सी अथॉरिटी है, तो याद रखना कौन से, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। कौन से, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो क्या करेगी, अर्ली वार्निंग एंड फोरकास्टिंग करेगी ड्रॉट के लिए, ठीक है। ये ऑथराइज्ड है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। ड्रॉट की नोडल एजेंसी कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, लेकिन उसकी फोरकास्टिंग के लिए कौन सी है, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। कई टाइप के ड्रॉट होते हैं वो हमने देख लिए हैं। तो इसके ये क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या हो गया, सी, की दोनों ही जो स्टेटमेंट है हमारी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। हमारी दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। अब किस पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 पे।
क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोलता है, दिस सनलाइट डज नॉट पेनिट्रेट इनटू दिस एरिया ऑफ ओशन। देखो सनलाइट यहाँ पे पेनिट्रेट नहीं करती है। आपको अलग अलग ओशंस के जोन्स का पता होगा। देखो जैसे कि मान लो ये लेक है, ठीक है, तो इसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वो बताए थे आपको कि कौन कौन से जोन्स होते हैं। ये बीच का जोन अलग है, ये जो कोस्टल जोन अलग है, ये भी अलग है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। फिर ये बेंथिक जोन हो गया, ये जो भी हो गया, ठीक है, ये ऐसे ऐसे जोन्स जो है वो लगभग आप बांट सकते हो किसी भी लेक के ओशन के। सबसे पहले वहाँ पे सनलाइट पेनिट्रेट नहीं करती। देखो सनलाइट तो यहाँ भी पेनिट्रेट करेगी, यहाँ भी पेनिट्रेट करेगी, यहाँ भी पेनिट्रेट करेगी, क्योंकि यहाँ तक क्या पानी है। लेकिन नीचे जाओगे तो आप क्या करेगी, वो नहीं पेनिट्रेट करेगी। यहाँ पे क्या करेगी, लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। द ओनली लाइट अवेलेबल एट दिस डेप्थ इज जनरेटेड बाय ऑर्गेनिजम्स। और मेनली यहाँ पे लाइट जो अवेलेबल होती है कौन जनरेट करते हैं, ऑर्गेनिजम्स जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। दिस जोन ऑफ ओशंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिडनाइट जोन, एबेसिस जोन एंड हेडल जोन। ये जो जोन है ये फर्दर डिवाइड होता है 3 जोन्स में। ये जो है क्या होता है, जो A40 जोन होता है, याद रखना जो A40 जोन होता है ये भी 3 में फिर से डिवाइड होता है, ठीक है, 3 में फिर से जो डिवाइड होता है। और 3 में फिर से जो डिवाइड होता है वो कौन कौन से में होता है, वो आपको बता रखा है कौन कौन से में। सबसे पहले मिडनाइट जोन, फिर एबाइसिस जोन और फिर है हेडल जोन, ठीक है। उसके बाद क्या है, हेडल जोन। हेडल जोन को हेडोपेलेजिक जोन भी बोलते हैं, ठीक है। ये 6000, इसकी जो डेप्थ होती है ना वो 6000 मीटर से भी नीचे होती है। अगर एबाइसिस जोन की बात करें, इसकी जो डेप्थ होती है वो 4000 से 6000 मीटर के बीच में होती है। और मिडनाइट जोन की बात करें, इसकी जो होती है वो 1000 से लेके 4000 मीटर तक होती है, ठीक है। डेप्थ की बात करें, अगर ओशन में डेप्थ पे जाए तो जो ये A40 जोन है, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, A40 जोन ही ना बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, याद रखना ये जोन कौन सा, A40 जोन है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा है, A40 जोन है। ये कौन सा जोन आ गया, यहाँ पे A40 जोन आ गया। और ये तीन में डिवाइडेड है। 3 हमने कौन से बोल दिए, मिडनाइट जोन, एबाइसिस जोन, हेडल जोन, ठीक है। और अबाउट 5% जो प्राइमरी प्रोडक्शन है सरफेस का वो यही जोन बनाता है। तो ये कौन सा जोन हो गया, A40 जोन हो गया। कौन सा जोन हो गया, ये A40 जोन हो गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और हाँ ठीक है, तो ये चीज़ होगी हमारी। अब उसके बाद जो यहाँ का एरिया हो गया ना, ये तो A40 जहाँ पे लाइट आती नहीं है, तो ये इसके ऊपर वाला जहाँ पे लाइट आती है उसको क्या बोलेंगे, U40 जोन। ये कौन सा है, U40 जोन, U40 जोन, ठीक है, याद रखना। ये कौन सा जोन है, U40 जोन। U40 जोन इसी को एपीपेलेजिक जोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को, U40 को एपीपेलेजिक जोन, ठीक है। पेलेजिक जोन, एपीपेलेजिक जोन उसको बोलते हैं, U40 जोन पे जहाँ पे अच्छे से लाइट आती है। और इन दोनों का जो ट्रांजिशन एरिया है उसको क्या बोलते हैं, मतलब जहाँ पे लाइट आ भी रही है, थोड़ी नीचे नहीं भी आ रही है, तो उसके बीच का एरिया उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिस्फोटिक जोन। उसको क्या बोलते हैं, डिस्फोटिक जोन। उसको क्या बोलते हैं, डिस्फोटिक जोन। इसी का दूसरा नाम है ट्विलाइट जोन। इसको क्या बोलते हैं, ट्विलाइट जोन भी इसको बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, ट्विलाइट जोन भी बोलते हैं। और इसको मीजोपेलेजिक जोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीजोपेलेजिक जोन, ठीक है, मीजोपेलेजिक जोन। तो 3 जोन नाम हो गए, U40 जोन जिसको एपीपेलेजिक जोन बोलते हैं। फिर जहाँ पे थोड़ा बहुत लाइट आ भी रही है, नहीं भी आ रही है, उसको क्या बोलते हैं, डिस्फोटिक जोन। उसी को ट्विलाइट जोन और उसी को मीजोपेलेजिक जोन। फिर आ गया हमारा A40 जोन। A40 जोन को क्या बोलते हैं, आपको पता है, तो इसको क्या बोलेंगे, वो एपीपेलेजिक था, वो मीजो था, इसको क्या बोलेंगे, बैथीपेलेजिक जोन। इसको क्या बोलेंगे, बैथीपेलेजिक जोन। इसको क्या बोलेंगे, बैथीपेलेजिक जोन, ठीक है, बैथीपेलेजिक जोन। और इसकी हमने क्या बता दिया आपको, वो बताई दिए, क्या सीक्वेंस बता दिए कि ये कौन सा जोन है, U40 जोन है, ये कौन सा जोन है, डिस्फोटिक जोन है, ये कौन सा जोन है, A40 जोन है, ठीक है। और ये नीचे जो आ जाता है, ये कौन सा आ जाता है, प्रोफंडल जोन है। ये कौन सा आ जाता है नीचे, प्रोफंडल जोन है। और इसको नीचे वाले को और क्या बोलते हैं, प्रोफेटिक बेंथिक जोन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बेंथिक जोन भी बोलते हैं, जो लास्ट में होता है, जो बॉटम पे प्रेजेंट होता है जो जोन, ठीक है। और ये जो ऊपर के जोन्स हो गए, इनको क्या बोलते हैं, देखो जो किनारे पे जो जोन्स होते हैं ना, जो भी समुद्र के किनारा है, फिर लेक का जो किनारा होता है, वहां पे जो जोन होता है उसको बोलते हैं लिटोरल जोन। वहाँ पे कौन सा जोन होता है, लिटोरल जोन, ठीक है। और ये जो बीच में जहाँ पे फुल लाइट आती है, सब कुछ होता है, जहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, लिम्नेटिक जोन। इसको कौन सा जोन बोलते हैं, लिम्नेटिक जोन। ये सारे जोन जो हैं वो मैं अच्छे से करवा भी चुकी हूँ आपके। ये ओशन या लेक्स के डिफरेंट जोन्स हैं, बेंथिक जोन, प्रोफंडल जोन, U40, A40, लिम्नेटिक, लिटोरल, ठीक है। तो सारी चीज हो गई है। तो डिस्फोटिक देख लिया, U40 देख लिया, लिम्नेटिक देख लिया, और A40 जो है वो इसका आंसर है जिसके बारे में हमारी बात चल रही है। और A40 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो डेप्थ के हिसाब से, याद रखना डेप्थ के हिसाब से है। पहले आता है मिडनाइट जोन, फिर आता है एब्सेल जोन, फिर आता है हेडल जोन, और उसके बाद नीचे कौन सा आ जाता है, प्रोफंडल जोन आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके बारे में आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 54 पे, ठीक है। 54 क्वेश्चन क्या बोलता है, हमें सोयल इरोजन के बारे में बात करनी है। किसके बारे में बात करनी है, सोयल इरोजन के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले, गली इरोजन आर कॉमनली फाउंड ऑन ड्राई एंड एरिड लेवल्ड लैंड्स। इसने बोल रखा है कि जो गली इरोजन होता है वो कहाँ पे होता है, ड्राई और एरिड लेवल्ड लैंड्स पे होता है। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो गली इरोजन है, ठीक है, गली इरोजन है वो किससे होता है, मेन चीज जो गली इरोजन होता है वो किससे होता है, रेनफॉल से होता है। याद रखना, गलीज किससे बनती है, वाटर से बनती है। किससे बनती है, वाटर से बनती है। मतलब जब रेनफॉल होगा तो वो क्या करेंगी, वाटर जो क्या बनाएगा, गलीज बना लेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं। तो गली इरोजन ड्राई और एरिड लेवल लैंडफॉर्म्स में नहीं होता है, ठीक है, ऐसे एरियाज में होता है जहाँ पे रेनफॉल हो रही हो, ठीक है। याद रखना, ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, रॉन्ग होगी। सेकंड है, शीट इरोजन इज कॉमन ऑन स्टीप स्लोप। देखो शीट इरोजन क्या होता है, ये लेवल्ड लैंड पे होता है। किस पे होता है, लेवल्ड लैंड पे होता है। और शीट इरोजन का मतलब होता है ऊपर की परत की जो थोड़ी थोड़ी सोइल है वो चली जाना,
मतलब बह जाना, उसको बोलते हैं क्या, शीट इरोजन। आपको पता भी नहीं चलेगा और शीट इरोजन हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं शीट इरोजन। ये स्टीप स्लोप्स पे नहीं, लेवल लैंड्स पे होता है। किस पे होता है, ये लेवल लैंड्स पे होता है। और जो गली इरोजन वो किस पे होता है, ये स्टीप स्लोप्स पे होता है। गलीज बन जाती है किस पे होता है, स्टीप स्लोप्स पे होता है। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखनी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। थर्ड देखो, रेवाइंस इन इंडिया आर फाउंड इन एमपी, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। देखो रेवाइंस, देखो जब गली इरोजन होता है ना, पहले होगा शीट इरोजन, उसके बाद पूरी गली टाइप बन गया, ठीक है। जब फिर होगा गली इरोजन। गली इरोजन का भी जब हेडवर्ड इरोजन और ज्यादा हो जाता है, और ज्यादा हो जाता है, तो क्या बनती है, रेवाइंस बनती है। तो क्या बनती है, रेवाइंस बनती है। इन्हीं को डीप गलीज भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, रेवाइंस को डीप गलीज भी बोलते हैं, वो बनती है। तो उससे क्या बन जाती है, बैडलैंड टोपोग्राफी बन जाती है। क्या बन जाती है, बैडलैंड टोपोग्राफी भी इसी को बोलते हैं, जो बन जाती है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट ठीक है कि रेवाइंस मेनली कहाँ पे पाई जाती है, एमपी में भी मिलती है, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए मेन एक जो नदी जानी जाती है वो कौन सी, चंबल रिवर। कौन सी रिवर है, चंबल रिवर है, जो मेनली बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए जानी जाती है, ठीक है। तो हमारे जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, डी, ठीक है। आंसर हमारा क्या आ गया, डी। तो ये जो क्वेश्चन है ये इरोजन का, ये आपने देख लिया। ये देखो अब इसमें क्या है, इसमें आपको पता चलेगा कि देखो रील्स क्या होते हैं, छोटा जब थोड़ा थोड़ा इरोजन होता है। गली मतलब पूरी एक टाइप की गली टाइप बन जाती है, मतलब एक नाली टाइप बन जाती है। फिर क्या होती है, रिवाइंस। रिवाइंस देखो गली ये इस टाइप की होती है, थोड़ी थोड़ी बन जाती है। लेकिन जब उसको बहुत ज्यादा डीप, जब हेडवर्ड इरोजन हो जाता है, जब बहुत ज्यादा डीप हेडवर्ड इरोजन हो जाता है, तो क्या बन जाते हैं, रिवाइंस बन जाती है, ठीक है। रिवाइंस बन जाती है। फिर उसके बाद क्या बनती है, बैडलैंड टोपोग्राफी है। देखो रिवाइंस ऐसी टोपोग्राफी बन जाती है, उसको क्या बोलते हैं, बैडलैंड टोपोग्राफी। उसके बाद क्या बनती है, जो गोर्जेस बनती है, ठीक है। उसके बाद गोर्जेस बनते हैं, उसके बाद क्या बनते हैं, कैनियंस। उसके बाद क्या करती है, कैनियंस। तो ये सारी सीक्वेंस है जो बनती है, ठीक है। पहले रील होता है, फिर गली होता है, फिर रिवाइंस बनती है, उसके बाद क्या आती है, बैडलैंड टोपोग्राफी, उसके बाद गोर्ज और उसके बाद कैनियंस, ठीक है। तो ये है क्या, इरोजन के लैंडफॉर्म्स। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इरोजन के लैंडफॉर्म में जब वाटर रन करता है तो क्या होता है, ये सारी चीजें वो बनाता है, रनिंग वाटर, ठीक है। रनिंग वाटर जो इरोजन करता है वो इस टाइप का इरोजन करता है, ठीक है। तो पिक्चर्स के थ्रू भी आपको ये पता चल गया कि किस टाइप का इरोजन जो है वो रनिंग वाटर करता है और कौन कौन सा कहाँ पे होता है, ठीक है। तो शीट इरोजन बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, जिसका आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे इससे पहले की अगर बात करो तो क्या होगा, शीट इरोजन आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। शीट इरोजन मतलब थोड़ी थोड़ी सोइल का जाना, उसके बाद जो मेन चीज है इरोजन की वो शुरू होती है। तो ये सारी चीजें क्या करनी है, आपको ध्यान रखनी है। तो ये स्टेटमेंट होगी हमारी, जो भी क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, हमारा गली हमने देख लिया, शीट देख लिया और ये देख लिया। तो इसका आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। 55 क्या बोलता है, दीपोर बिल। दीपोर बिल क्या है, देखो दीपोर बिल के बारे में बताना है, सॉरी दीपोर बिल के बारे में बताना है। दीपोर बिल इज इन न्यूज रिसेंटली ड्यू टू कंसर्न ऑफ पोल्यूशन एंड कॉन्क्रीटाइजेशन इन वेटलैंड, ठीक है। पोल्यूशन और इसके कारण वो न्यूज में थी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू दीपोर बिल वेटलैंड। दीपोर बिल वेटलैंड के बारे में हमें बताना है। फर्स्ट, इट इज द ओनली वेटलैंड इन असम डेजिग्नेटेड एज ए साइट ऑफ इंपोर्टेंस फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज अंडर रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। ये के ओनली वेटलैंड है असम में जिसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया। मेन चीज ये है कि असम में ओनली साइट है जिसको रामसर साइट का क्या दिया गया, दर्जा दिया गया। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या बिल्कुल करेक्ट है, इसको दिया गया है। ओनली वेटलैंड है असम में जिसको रामसर साइट का जो वो है वो दिया गया। सेकंड है क्या है, यहाँ पे लिख लो इसको, ठीक है। सेकंड क्या है, इट इज रिवराइन वेटलैंड लोकेटेड इन ब्रह्मपुत्रा वैली। ये एक रिवराइन वेटलैंड है जो ब्रह्मपुत्रा की वैली में लोकेटेड है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है, ठीक है। यस, ये ब्रह्मपुत्रा की वैली में लोकेटेड है। थर्ड है कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल डिक्लेयर्ड दीपोर बिल एज इंपोर्टेंट बर्ड एरिया। तो यस, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने दीपोर बिल को क्या किया, इंपोर्टेंट बर्ड एरिया भी घोषित किया। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, करेक्ट है। ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, करेक्ट है। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, करेक्ट होगी। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, डी, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या आ गया, डी। अब इसमें देखो आप कुछ चीजें की दीपोर बिल के बारे में देखो। तो इसको रामसर साइट वैसे बनाया कब गया था, 2002 में। याद रखना कब बनाया गया था, इसको 2002 में बनाया गया था क्या, रामसर साइट। लेकिन दीपोर बिल अदर भी चीजें, जैसे कि दीपोर बिल के जो दीपोर बिल को बर्ड सेंचुरी बनाया गया कब, 1989 में, ठीक है। फिर इसको इंपोर्टेंट बर्ड एरिया हमने बता दिया, इसको बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इसको क्या बनाया, इंपोर्टेंट बर्ड एरिया। इसके बाद इसको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कौन सा, ये जोन का भी नाम दिया है, इको सेंसिटिव जोन। किसका नाम दिया, इसको इको सेंसिटिव जोन का भी नाम दिया है किसने, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद चलो ये दीपोर बिल के बारे में हमारा हो जाता है कंप्लीट। और इसमें बोल रखा है कि एक मेन ऑर्गेनाइजेशन है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ठीक है। ये क्या है, याद रखना, ये ग्लोबल पार्टनरशिप है ऑर्गेनिजम्स या बर्ड्स को कंजर्व करने के लिए, इसको बोलते हैं बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ठीक है। कब बनी थी, ये 1922 में बनी थी। कब बनी थी, 1922 में बनी थी। और लेकिन इसका जो नेम बर्ड लाइफ इंटरनेशनल पड़ा है ये कब चेंज हुआ, 1993 में, ठीक है। कब चेंज हुआ, 1993 में। और ये एक क्वार्टरली मैगजीन निकालती है, एक क्वार्टरली मैगजीन निकालते हैं जिसको बोलते हैं वर्ल्ड बर्ड वॉच। क्या निकालती है ये, वर्ल्ड बर्ड
वॉच, ये क्या निकालती है, क्वार्टरली मैगजीन है। ये क्या है, ये क्वार्टरली मैगजीन निकालती है, ये याद रखना, आ भी सकता है। क्वार्टरली मैगजीन निकालती है जिसका नाम क्या है, वर्ल्ड बर्ड वॉच। ठीक है, वर्ल्ड बर्ड वॉच। और एक ये बर्ड कंजर्वेशन इंटरनेशनल टाइप की एक साइंटिफिक जर्नल भी निकालती है। ठीक है, और बस इसी को हम ऑफिशियल रेड लिस्ट ऑथोरिटी भी बोल सकते हैं बर्ड्स के लिए। ठीक है, ऑफिशियल रेड लिस्ट ऑथोरिटी भी बोल सकते हैं बर्ड्स के लिए। तो जो ये स्टेटमेंट हो गया हमारा, ये सारी चीजें इसके बारे में क्या हो जाती है, करेक्ट हो जाती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, डी। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोलता है, रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड पीएम पोषण स्कीम। अभी रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया, पीएम पोषण स्कीम लॉन्च की है, जो किसको रिप्लेस कर रही है, मिड डे मील को रिप्लेस कर रही है। ठीक है, और हाँ, मिड डे मील को रिप्लेस कर रही है। तो ये मिड डे मील स्कीम कब चली थी, ये चली थी 1995 में। कब चली थी, 1995 में चली थी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। कौन सी थी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। और एक और बात करें इसकी, ये कौन सी मिनिस्ट्री ने निकाली थी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये निकाली थी। कौन सी मिनिस्ट्री ने निकाली थी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने निकाली थी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, 1995 में आई थी। उसको रिप्लेस करके अभी कौन सी आई है, पीएम पोषण स्कीम आई है। ठीक है, याद हो गया आपको। अब उसके क्या क्या फीचर्स हैं उसके बारे में बात चल रही है पीएम पोषण प्रोग्राम के। सबसे पहले है कि अंडर दिस हॉट कुक्ड मील्स आर प्रोवाइडेड टू प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स इन एडिशन टू चिल्ड्रन स्टडिंग इन क्लास 1 से 8। तो ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। क्लास 1 से 8 तक के जो भी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं वहां पे क्या प्रोवाइड किया जाएगा, हॉट कुक्ड मील प्रोवाइड की जाएगी प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स को भी। तो ये स्टेटमेंट भी क्या, ये स्टेटमेंट क्या करेक्ट है। सेकंड है, सोशल ऑडिट ऑफ स्कीम इज मेड मैंडेटरी इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। देखो सोशल ऑडिट है ये बिल्कुल इस स्कीम में क्या किया गया, मैंडेटरी किया गया है। थर्ड है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। ये स्टेटमेंट भी क्या हमारी करेक्ट है। तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। इसका आंसर क्या आ जाता है हमारा, डी। इसका आंसर हमारा क्या आ जाता है, डी, क्योंकि सारी ही स्टेटमेंट इस स्कीम के बारे में करेक्ट है। और वैसे ये स्कीम लॉन्च कब की गई है, वैसे ये स्कीम लॉन्च कब की गई है, पीएम पोषण स्कीम, ये स्कीम लॉन्च की गई है कब, 2021 में। ठीक है, 2021-22 में की गई है। और कब से कब तक की गई है, 2025 से 6 तक। ठीक है, हॉट कुक्ड मील प्रोवाइड की जाएगी और इंश्योर किया जाएगा कि अप्रोक्स 700 कैलोरीज जो है बच्चों को वो उससे मिल जाए। कितनी, अप्रोक्स 700 कैलोरीज जो है बच्चों को उससे मिल जाए। और याद रखना, हर एक स्कूल में एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट को भी क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। किसको, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट को भी क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। कहाँ पे, हर एक स्कूल में। कहाँ पे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं, हर एक स्कूल में क्या किया जाएगा कि न्यूट्रिशन एक्सपर्ट को भी क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। ये चीज ध्यान रखनी है। और ये भी देखो, मिड डे मील थी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, तो ये भी कौन सी स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, कौन सी है, ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, इसमें कौन से कंसेप्ट को मेनली मटेरियलाइज किया गया, याद रखना, इसमें एक तिथि भोजन का जो कंसेप्ट है, तिथि भोजन का जो कंसेप्ट है उसको क्या किया गया है, मटेरियलाइज किया गया। तिथि भोजन के कंसेप्ट को इसमें मटेरियलाइज किया गया है। इसके अलावा और क्या बनाया जाएगा, न्यूट्रिशन गार्डन्स बनाए जाएंगे स्कूल में। क्या बनाए जाएंगे, न्यूट्रिशन गार्डन बनाए जाएंगे स्कूल में, जिसमें मेनली जो भी फल सब्जियां वो उगाई जाएंगी और वहीं से उनका क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। और इसमें क्या है, करप्शन को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने इसमें क्या किया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया है स्कूल्स को। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया है स्कूल्स को। अभी जो पैसा है वो कहाँ जाता है, पहले डिस्ट्रिक्ट में जाता है, डिस्ट्रिक्ट से फिर स्कूल में जाता है, लेकिन इस रूट को छोड़ के गवर्नमेंट ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहाँ करने की वो की है, स्कूल्स में। डायरेक्ट स्कूल्स में इसको ट्रांसफर किया जाएगा इस पैसे को। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है हमें कि ये चीजें। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, पीएम पोषण स्कीम के बारे में पढ़ा। लेकिन ये पीएम पोषण स्कीम, मिड डे मील स्कीम ये लाई ही क्यों जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में हंगर बहुत ज्यादा है। आपने ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में तो पढ़ाई होगा, जिसमें इंडिया की अगर 2021 की बात करें तो इंडिया की रैंक कितनी आई है, 101 आई है। कितनी आई है, 101 आई है। कितने कंट्रीज में से, 116 कंट्रीज में से। और ध्यान रखना है 2020 में, ये कब आई है, 2021 में। अगर 2020 की बात करें तो उसमें इंडिया की रैंक कितनी है, कितनी थी, 94th थी। ठीक है, 2019 की बात करें तो कितनी थी, 102 थी। 2018 की बात करें इंडिया की रैंक कितनी थी, 103 थी। तो याद रखना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक इतनी पीछे है, इसीलिए हमें क्या है, हमें हंगर से जो भी हंगर बच्चों का अगर कंप्लीट हो सकता है तो उसके लिए काफी ज्यादा गवर्नमेंट जो स्कीम चला रही है। वैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में मेजर क्या क्या किया जाता है जो हमें ये स्कीम चला रहे हैं, तो याद रखना 4 चीजों के बेस पे ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो निकाला जाता है। किसके ऊपर, एक तो है चाइल्ड वेस्टिंग, ठीक है, एक है चाइल्ड स्टंटिंग, एक है चाइल्ड मोर्टेलिटी और एक है हमारी अंडर न्यूरिशमेंट। ये क्या है, अंडर न्यूरिशमेंट। ये 4 चीजें हैं जिसके बेस पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकाला जाता है। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब होता है वेट वर्सेस हाइट कम होना। ठीक है, लो वेट होना, हाइट, वेट वर्सेस हाइट के जो रिस्पेक्ट में अगर उनका कम है, हाइट के रिस्पेक्ट में उनका वेट कम है तो उसको बोलते हैं चाइल्ड वेस्टिंग। स्टंटिंग क्या होती है, हाइट वर्सेस एज, अगर उसकी हाइट एज के हिसाब से कम है तो उसको क्या बोलते हैं, चाइल्ड स्टंटिंग। अगर हम मोर्टेलिटी की बात करें तो अंडर 5 कितने बच्चे मर जाते हैं। ठीक है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट कितना है। अंडर न्यूरिशमेंट मतलब वही न्यूरिशमेंट जिसका न्यूट्रिशन मतलब बच्चों में कम हो उसको बोलते हैं। और जो अंडर न्यूरिशमेंट का डाटा वो कहां से लिया जाता है, याद रखना, फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां से लिया जाता है। किसका डेटा, अंडर न्यूरिशमेंट का डेटा। अगर हम चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग की बात करें तो ये डेटा कहां से लिया जाता है, तो ये डेटा कई सारी ऑर्गेनाइजेशन से लिया जाता है, जैसे कि यूनिसेफ,
जैसे कि यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ, उसके बाद WHO, वर्ल्ड बैंक इनसे लिया जाता है। अब आप बोलो कि चाइल्ड मोर्टेलिटी डेटा फिर कहाँ से लेते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखना, UNIGME, ठीक है, UNIGME, इससे लिया जाता है किसका डेटा, चाइल्ड मोर्टेलिटी का डेटा। तो ये सारी चीजें हैं कि जिसके बेसिस पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स मेजर किया जाता है, डिफरेंट एजेंसी से डेटा लिया जाता है और फिर रैंक निकाली जाती है। और इंडिया की रैंक कितनी आई है, 10 फर्स्ट रैंक आई है 116 कंट्रीज में से। तो हमें ये पता होना चाहिए कि चाइल्ड वेस्टिंग हो रही है, चाइल्ड स्टंटिंग हो रही है, चाइल्ड मोर्टेलिटी हो रही है, तो उसके लिए क्या जरूरी है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। इसीलिए गवर्नमेंट ने शुरू किया, पहले मिड डे मील स्कीम चल रही थी, उसी को रिप्लेस करके पीएम पोषण स्कीम चला दी गई है, ठीक है, क्या चला दी गई है, पीएम पोषण स्कीम चला दी गई है। अब ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स को वैसे निकालता कौन है, याद रखना, इसको निकालता है, ये हर साल निकलता है, याद रखना, ये हर साल निकलता है। और दो ऑर्गेनाइजेशन है मिलकर जो इसको निकालती है, एक तो वेल्थ हंगर लाइफ, एक तो वेल्थ हंगर लाइफ और दूसरी है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। और कौन सी है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ये दो ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको मिलकर निकालती है। फर्स्ट टाइम कब निकला था, 2006 में, ठीक है, फर्स्ट टाइम कब निकाला था, 2006 में, और तब से ये निकाला ही जा रहा है। ये 3 लेवल्स पे इसको निकाला जाता है मेनली, ग्लोबल, रीजनल और कंट्री, ग्लोबल, रीजनल और कंट्री लेवल पे इसको निकाला जाता है। तो ये सारी चीजें आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में पता होनी चाहिए। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि हमने पीएम पोषण स्कीम चलाई है, और पीएम पोषण स्कीम हमने क्यों चलाई है, वो इसके लिए हमने ग्लोबल हंगर इंडेक्स पढ़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार जाकर सब्सक्राइब करो सबसे पहले, ठीक है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। रिलीफ फीचर्स और हमें क्या बताना है, डिस्क्रिप्शन बताना है। सबसे पहले आता है गाय आउट, सी माउंट्स, अटोल। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, लैंड फॉर्म्स वाला आपने चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें आपने ये सारी चीजें देखी होंगी, ठीक है। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि देखो गाय आउट्स क्या होते हैं, गाय आउट्स क्या होते हैं, फ्लैट टॉप्ड सी माउंट, फ्लैट टॉप्ड सी माउंट को क्या बोलते हैं, गाय आउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लैट टॉप सबमर्ज्ड माउंटेन को क्या बोलते हैं, गाय आउट बोलते हैं, याद रखना। तो फ्लैट टॉप्ड होता है गाय आउट। सी माउंट क्या होते हैं, बिल्कुल पॉइंटेड शेप, क्या होते हैं, पॉइंटेड शेप, उसको बोलते हैं सी माउंट। तो माउंटेन विद पॉइंटेड समिट, उसको क्या बोलते हैं, सी माउंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। थर्ड देखो, अटोल क्या होता है, लो रिंग शेप। मैंने आपको जब कोरल रीफ्स बताए थे उसमें बताया था अटोल। अटोल क्या होता है, अटोल ये सर्कुलर टाइप का होता है, रिंग शेप का होता है या तो, ठीक है। इसके बीच में क्या होता है, एक सैलो लैगून भी होता है, तो ये होता है अटोल। तो लो रिंग शेप्ड आइलैंड जो ट्रॉपिकल ओशन में पाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है। अटोल के बारे में जो स्टेटमेंट दे रखी है वो हमारी करेक्ट है, ठीक है। और फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है, हमारी रॉन्ग है, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड रॉन्ग है और थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो हमें बतानी करेक्टली मैच्ड कौन सी है, ठीक है, करेक्टली मैच्ड कौन सी है। तो आंसर क्या आ गया, बी, ठीक है। ये क्या, ये देखो, ये जो तीनों चीजें हैं, सी माउंट्स, गाय आउट्स, अटोल, कहाँ पे दिए गए हैं, एनसीईआरटी में दिए गए हैं। और ये किस में आते हैं, याद रखना, ये तीनों किस में आते हैं, माइनर रिलीफ फीचर्स में आते हैं। किस में आते हैं, ये माइनर रिलीफ फीचर्स में आते हैं, माइनर रिलीफ फीचर्स में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा माइनर रिलीफ फीचर्स में एक और आता है जिसको बोलते हैं सबमरीन कैनियंस। क्या बोलते हैं, सबमरीन कैनियंस जिसको बोलते हैं, वो किस में आता है, इसी में आता है। किस में आता है, सबमरीन कैनियंस किस में आता है, माइनर रिलीफ फीचर में आता है। सबमरीन कैनियंस क्या आते हैं, ये डीप वैलीज होती हैं। क्या होती है, डीप वैलीज होती हैं और समटाइम्स कॉन्टिनेंटल शेल्व्स को, स्लोप को भी काटते हुए नजर आती हैं, ठीक है। अगर बेस्ट नोन सबमरीन कैनियन की बात करें तो हडसन जो कैनियन है वो सबसे मतलब वेल नोन कैनियन है वर्ल्ड में, ठीक है। ये तो हो गए हमारे क्या, माइनर रिलीफ फीचर्स। कुछ होते हैं मेजर रिलीफ फीचर्स, क्या होते हैं, कुछ होते हैं मेजर रिलीफ फीचर। मेजर रिलीफ फीचर्स की बात करें जैसे कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ, आपने पढ़ाई होगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, सबसे शैलोएस्ट पार्ट होता है ओशन का। शेल्फ क्या होता है, शैलोएस्ट पार्ट होता है ओशन का। और इसमें जो ग्रेडियंट होता है वो 1 डिग्री से भी कम होता है, 1 डिग्री से भी कम होता है जो इसका ग्रेडियंट होता है। बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप्स पे समटाइम एक्सटेंड कर जाता है जिसको बोलते हैं क्या, शेल्फ ब्रेक, ठीक है। शेल्फ ब्रेक जब बहुत ज्यादा डीप हो जाता है तो वहां पे क्या बन जाता है, शेल्फ ब्रेक। 1 डिग्री से भी कम इसका क्या होता है, ग्रेडियंट होता है। और ये क्या होता है, शैलोएस्ट पार्ट होता है। विड्थ ओशन टू ओशन इसकी वैरी करती है, इसकी विड्थ क्या है, ओशन टू ओशन वैरी करती है। और याद रखना ये क्या करता है, सेडिमेंट्री डिपॉजिट भी कैरी करता है रिवर्स से, इसीलिए समटाइम्स फॉसिल फ्यूल का सोर्स भी समटाइम्स क्या बन जाता है, ये हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ बन जाता है। आपने बहुत बार पढ़ा होगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में, ठीक है। तो ये होगी हमारी क्या, ये क्या होगी हमारी कॉन्टिनेंटल शेल्फ, मेजर रिलीफ फीचर। उसके बाद आता है हमारा क्या, जब ये मोशन में एंटर करते हैं पहले शेल्फ आएगा, फिर क्या आएगा, ये मान लो कि शेल्फ है, ये फिर आएगा हमारा क्या, स्लोप, ठीक है। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये आएगा हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप। स्लोप क्या होता है, जो शेल्फ और ओशन बेसिन को जो जोड़ता है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। ग्रेडियंट उसमें 1 डिग्री था, इसमें 2 से 5 डिग्री होता है। डेप्थ काफी मतलब इसमें ज्यादा होती है, 200 से लेकर 300 मीटर तक, 3000 मीटर तक होती है, ठीक है। और इस स्लोप की बाउंड्री, मतलब स्लोप की बाउंड्री बताती है कि कॉन्टिनेंट का एंड हो गया। याद रखना, देखो क्वेश्चन में आ सकता है कि शेल्फ की बाउंड्री बताती है कि कॉन्टिनेंट खत्म हो गया, नहीं, स्लोप की बाउंड्री बताती है कि द स्लोप बाउंड्री इंडिकेट द एंड ऑफ द कॉन्टिनेंट, ठीक है। और इसमें भी कैनियंस और ट्रेंचेस देखने को मिल सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा क्या, डीप ओशन बेसिन, ठीक है। डीप ओशन बेसिन आ जाता है, ये जेंटल स्लोपिंग एरिया, मतलब लगभग फ्लैट ही होता है, फ्लैटेस्ट और स्मूदेस्ट रीजन होता है वर्ल्ड का, ठीक है। 3000 से लेकर 6000 मीटर तक की इसकी क्या होती है, वो होती है डीप ओशन प्लेन की बात करें, कितनी इसकी होती है, 3000 से लेकर 6000 मीटर तक इसकी डेप्थ होती है, ठीक है। और फाइन ग्रेन सेडिमेंट जैसे कि क्ले, सिल्ट मेनली वहां पे पाए जाते हैं। उसके अलावा कई बार डीप ओशन में
क्या होता है, ट्रेंचेस मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीपेस्ट पार्ट ऑफ ओशन, स्टीप साइडेड नैरो बेसिन, 3 से 5 किलोमीटर डीप होते हैं अदर देन ओशन फ्लोर से, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है ये डीप ट्रेंचेस। क्यों? क्योंकि इससे हमें क्या पता चलता है, प्लेट्स के बारे में पता चलता है, प्लेट्स के बारे में, लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में इससे हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ऐसे अप्रोक्स कितने हमें ओशन ट्रेंचेस या डिप्स मिले, याद रखना आज तक अप्रोक्स 57 ही जो है पूरे वर्ल्ड के ओशंस में हमें डिप्स मिले हैं, 57 ही मिले हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर की बात करें 32 वो कहाँ पे मिले हैं, पैसिफिक में मिले हैं, 19 कहाँ पे मिले हैं, हमारे अटलांटिक में मिले हैं, और 6 जो है वो हमारे इंडियन ओशन में मिले हैं। याद रखना है, तो टोटल हमें अप्रोक्स 57 डिप्स मिले हैं, और वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिले हमें, पैसिफिक में मिला। तो ये सारी चीज़ें किसके बारे में है, में हमारी माइनर रिलीफ फीचर और मेजर रिलीफ फीचर्स के बारे में, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाता है, बी। तो हमने देख लिया कि कौन कौन से जो मेजर रिलीफ फीचर हैं, क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें देख ली हैं। ये देखो, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा जोन है जो भी मैम बता रहे थे। ये देखो इसमें कौन कौन से जोन है, इसमें मेजर फीचर्स भी हैं और माइनर फीचर्स भी हैं। देखो मेजर फीचर्स में क्या आता है, देखो कॉन्टिनेंटल शेल्फ थोड़ा ऐसा सा है, ठीक है, ये हमने शेल्फ पढ़ा था अभी। फिर आता है हमारा क्या, स्लोप का एरिया आता है, ये हमारा आ गया स्लोप, ठीक है। इसमें भी क्या दिखने को मिलते हैं, समटाइम्स स्लोप में भी सबमरीन कैनियंस, ठीक है, देखो अभी यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्या, ओशन का बेसिन आ जाएगा, देखो ये एब्साइडल प्लेन्स का एरिया आ गया। उसके बाद इसमें समटाइम्स क्या दिखने को मिलते हैं, ट्रेंच, ठीक है, जो बहुत ज्यादा क्या हो सकती है, डीप भी हो सकती है। उसके नीचे क्या होती है, ये सारी क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। उसके बाद ये क्या आ जाती है, ओशियनिक क्रस्ट आ जाती है, ये क्या आ जाती है, ओशियनिक क्रस्ट आ जाती है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, सारी चीज़ें, ठीक है। ये कॉन्टिनेंटल लैंड मास है, ये ओशियनिक लैंड मास है। उसके बाद समटाइम्स ये क्या होता है, ये ओशियनिक, ये मान लो ओशियनिक क्रस्ट है, ये समटाइम्स ओशियनिक क्रस्ट क्या है, एक दूसरे से दूर जाती है। जब एक दूसरे से ओशियनिक क्रस्ट दूर जाती है तो क्या बनेगी, जोन ऑफ डाइवर्जेंस बनेगा, और जो जोन ऑफ डाइवर्जेंस बनेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक मिड ओशियनिक रीज बन जाएगी। ऐसी क्या होती है, मिड ओशियनिक रीज बन जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, रिफ्ट वैली, उसको क्या बोल देंगे, रिफ्ट वैली। उसी में कुछ फीचर्स बनते हैं, जैसे कि गाई आउट्स, फ्लैट जो टॉप्ड होते हैं माउंटेन्स, उसको क्या बोलते हैं, गाई आउट्स। अगर हम वही अगर पॉइंटेड बोल देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सी माउंट्स, उसको क्या बोल देंगे, सी माउंट्स। अगर ऐसे बन जाते हैं, अगर ऐसे वाले बन जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अटोल्स, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अटोल्स। तो ये कुछ माइनर रिलीफ फीचर्स हैं, सी माउंट, गाई आउट, अटोल, सबमरीन कैनियन, ये कुछ वैसे वाले फीचर्स हैं। कौन से वाले, माइनर रिलीफ फीचर्स। और मेजर आपने देख लिया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, डीप ओशन बेसिन और ट्रेंचेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि कहाँ पे कौन सा होता है, मैंने आपको मैप में भी बता दिया है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 हमें क्या बोलता है, इसमें देखो 2/3 ऑफ द वर्ल्ड वोल्केनोज आर लोकेटेड इन सर्कम पैसिफिक रीजन। 2/3 जो वर्ल्ड के वोल्केनो है वो सर्कम पैसिफिक रीजन में प्रेजेंट है। तो उसके पीछे में रीजन बताना है कि ऐसा क्यों है कि सर्कम पैसिफिक रीजन में ही इतने सारे वोल्केनोज प्रेजेंट है। सबसे पहले बोल रखा है कि सबडक्शन होता है पैसिफिक प्लेट का। पैसिफिक प्लेट क्या, एक ओशियनिक प्लेट है, ठीक है, और जो ओशियनिक प्लेट होती है उसकी डेंसिटी क्या होती है, हमेशा हाई होती है, ठीक है, डेंसिटी उसकी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो वो क्या कर देगी, जब भी 2 प्लेट्स आएंगी तो उसमें नीचे कौन जाएगी, जो भारी होगी, तो ये ओशियनिक प्लेट नीचे चली जाती है। तो वही बोल रहा है कि सबडक्शन, नीचे चली जाती है कौन सी प्लेट, पैसिफिक प्लेट, बीनीथ दी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, बिल्कुल नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे चली जाती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है डाइवर्जेंट बाउंड्री ऑफ पैसिफिक प्लेट एंड कोकोस प्लेट। एक वहां पे होती है कोकोस प्लेट, और इसने बोला है कि वहां पे डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है कहां पे, पैसिफिक प्लेट पे और कोकोस प्लेट पे। जब डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है तो वहां पे क्या बनते हैं, वोल्केनोज बनते हैं, ठीक है, क्या बनते हैं वहां पे, वोल्केनोज बनते हैं। फिर थर्ड है सबडक्शन ऑफ पैसिफिक प्लेट बीनीथ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसने बोला है कि पैसिफिक प्लेट का सबडक्शन हो जाता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नीचे। ये भी स्टेटमेंट सही है, तीनों ही स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या आ जाता है, डी। देखो अब है ना, एक चीज ध्यान रखना, 3 चीजें होती हैं। जब भी मैंने क्या बताया था, मैंने आपको जब लास्ट लेक्चर था उसमें बताया था कि अर्थ क्रस्ट और उसके फीचर्स क्या क्या हैं, ये बताया था मैंने। और मैंने बताया था जो भी क्रस्ट होती है और जो आउटर मेंटल होती है, जिसको बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर, जो लिक्विड जिसका पार्ट होता है, तो उसको मिला के क्या बनता है, उसको बना के बनता है लिथोस्फेयर, उसको बना के क्या बनता है, लिथोस्फेयर। और ये जो ये प्लेट्स में डिवाइडेड है, ये सारे क्या है, प्लेट्स में डिवाइडेड है। अगर ये हमारा टोटल लिथोस्फेयर प्लेट्स में डिवाइडेड है तो हो सकता है कि कोई प्लेट ऐसी हो जो केवल ओशियनिक हो, और कोई ऐसी हो जो ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल, और कोई प्लेट ऐसी भी हो सकती है जो केवल और केवल कॉन्टिनेंटल हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से, ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप की प्लेट्स होती है, ओशियनिक भी हो सकती है, कॉन्टिनेंटल भी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये भी हो सकती है प्लेट्स। अब वो प्लेट्स क्या करती है, वो प्लेट्स तीन काम कर सकती है। मान लो ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, क्या कर सकती है, ये एक दूसरे से दूर जा सकती है, तो इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ये एक दूसरे के पास आ सकती है, ये एक दूसरे के पास आ सकती है, तो इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। और ये क्या कर सकती है, एक दूसरे से आगे पीछे खिसक सकती है, ये इधर चलेगी, ये इधर चलेगी, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। तो 3 टाइप से जो ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं ये मूव करती हैं। कैसे, कन्वर्ज भी कर सकते, सॉरी डाइवर्ज भी कर सकते हैं, कन्वर्ज भी कर सकते हैं और ट्रांसफॉर्म भी कर सकती हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, रुको,
तो अब हमारा क्या आ जाता है, देखो मैंने क्या बोला था, प्लेट्स के बारे में बताया था। तो ये एक थ्योरी है टोटल प्लेट्स की जो एनसीईआरटी में दी गई, कि जिसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। क्या बोली गई है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब जो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ना, ये किसने दी थी सबसे पहले? किसने दी थी? 1967 में दी थी। किसने दी थी? मैकिंजे एंड पार्कर ने। ठीक है ना, किसने दी थी? 1967 में मैकिंजे एंड पार्कर ने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, जिसमें क्या बताया था? कोई भी टेक्टोनिक प्लेट के बारे में बताया था, लिथोस्फेरिक प्लेट के बारे में बताया था। लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होती है? अभी जो मैंने बताया, मैसिव इररेगुलरली शेप्ड स्लैब होती है किसका? सॉलिड रॉक का। जनरली किससे बनी होती है? बोथ कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक लिथोस्फेयर से। ठीक है, लिथोस्फेरिक प्लेट इसलिए इसको बोलते हैं। और जब ये प्लेट मूव हॉरिजेंटली किसके ऊपर मूव करती है? एस्थिनोस्फेयर के ऊपर एज रिजिड यूनिट। तो लिथोस्फेयर में क्या क्या होता है? क्रस्ट और टॉप मेंटल। ये सारी चीजें मैंने बता रखी है, और ये एनसीईआरटी का चीजें हैं जो मैं बता रही हूँ। इसकी थिकनेस कितनी होती है? 5 से 100 किलोमीटर भी हो सकती है ओशियनिक पार्ट में, और अप्रोक्स 200 किलोमीटर भी होती है कहाँ पे? कॉन्टिनेंटल एरियाज में। ये भी मैं बता चुकी हूँ कि कॉन्टिनेंटल का जो एरिया है वो ज्यादा होता है क्रस्ट का। ठीक है, और जो ये प्लेट है इसको क्या कहा जा सकता है? कॉन्टिनेंटल प्लेट भी कहा जा सकता है, इसको ओशियनिक प्लेट भी कहा जा सकता है। मेजर पोर्शन उसका किसका है? कॉन्टिनेंट का है कि ओशन का है? उसके बेस पे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स में दिया गया, जैसे कि पैसिफिक प्लेट है। पैसिफिक प्लेट मेनली क्या है? ओशियनिक प्लेट है। लेकिन जो यूरेशियन प्लेट है, यूरोप की और एशियन जो प्लेट है वो क्या है? उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट। उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल प्लेट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। और ऐसी ही है ना, बहुत सारी प्लेट्स में हमारे जो माउंटेन्स है वो डिवाइडेड है। कुछ है मेजर प्लेट्स और कुछ है माइनर प्लेट्स। अगर हम मेजर प्लेट्स बात करें तो कई सारी आती है। जैसे सबसे पहले आती है हमारी अंटार्कटिक प्लेट, सबसे मेजर प्लेट है, और ये क्या है? ओशियनिक प्लेट है। दूसरी आती है हमारी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट आती है हमारी। उसके बाद आती है हमारी साउथ अमेरिकन प्लेट। उसके बाद क्या आती है? हमारी साउथ अमेरिकन प्लेट आती है। उसके बाद आती है हमारी पैसिफिक प्लेट, अभी बताया ओशियनिक प्लेट है। फिर आती है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, न्यूजीलैंड प्लेट वाली। ठीक है, फिर आती है हमारी अफ्रीकन प्लेट, और फिर आती है हमारी यूरेशियन प्लेट। ये 7 जो प्लेट्स हैं ये हमारी क्या है? मेजर ओशियनिक प्लेट्स हैं। ये हमारी क्या है? मेजर ओशियनिक प्लेट्स हैं। ये हमारी जो 7 है ये क्या है? हमारी मेजर ओशियनिक प्लेट्स हैं। ठीक है, 7 के आपने नाम देख लिए। तो अब देखो कौन, देखो कैसे हैं। सबसे पहले अंटार्कटिक, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, पैसिफिक, इंडो ऑस्ट्रेलियन और अफ्रीकन और यूरेशियन। ठीक है, ये क्या होगी? 7 मेजर प्लेट्स होगी। कुछ माइनर प्लेट्स भी हैं। कुछ माइनर प्लेट्स में जैसे कि कोकोस प्लेट, किस के बीच में? याद रखना, सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में। फिर होती है एक नाजका प्लेट, ये किसके बीच में? पैसिफिक और साउथ अमेरिका के बीच में। ठीक है, पैसिफिक और साउथ अमेरिका। देखो सेंट्रल अमेरिका के बीच में कौन से? कोकोस। साउथ अमेरिका के बीच में कौन से? नाजका। फिर आती है हमारी अरेबियन प्लेट, सऊदी अरेबिया में मेनली जो पाई जाती है। फिलीपाइंस प्लेट, ये माइनर प्लेट्स हैं। ठीक है, फिर आती है फिलीपाइंस प्लेट जो एशियाटिक रीजन और पैसिफिक में पाई जाती है। फिर आती है हमारी कैरोलिन प्लेट, और फिर आती है हमारी फ्यूजी प्लेट। फ्यूजी प्लेट कहाँ पे आती है? नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में। और जो कैरोलिन प्लेट है वो कहाँ आती है? फिलीपाइंस एंड इंडियन प्लेट में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो मेन चीज जिससे बने हुए हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि अलग अलग बाउंड्रीज हैं। ठीक है, क्या है? अलग अलग बाउंड्रीज हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको क्या, कि अलग अलग प्लेट बाउंड्रीज के बारे में बात होती है। जैसे कि अभी बताया डाइवर्ज, जब ये 2 प्लेट्स हैं ये आपस में डाइवर्ज करती है, एक दूसरे से दूर जाती है, तो क्या होता है? तो क्या होता है? न्यू क्रस्ट जनरेट होती है। तो यहाँ पे क्या होती है? एक न्यू क्रस्ट जनरेट होती है जब वो एक दूसरे से खींचती हैं। और जहाँ पे वो खींचती है उसको क्या बोलते हैं? स्प्रेडिंग साइट्स। इसको क्या बोलते हैं? स्प्रेडिंग साइट। ये जगह जहाँ पे ये एक दूसरे से दूर जाती है इसको क्या बोलेंगे? स्प्रेडिंग साइट। तो याद रखना, स्प्रेडिंग साइट कहाँ पे बनती है? जहाँ पे प्लेट एक दूसरे से डाइवर्ज करती है। ठीक है, इसका बेस्ट नोन एग्जांपल क्या है? मिड अटलांटिक रीज। क्या है? मिड अटलांटिक रीज जो है वो सबसे बड़ा इसका एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? जो अमेरिकन प्लेट है वो किससे सेपरेट होती है? यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट से। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या होती है? जब ये दो प्लेट्स हैं ये एक दूसरे से क्या करती है? कन्वर्ज करती हैं। जब ये एक दूसरे से कन्वर्ज करती हैं तो जो डाइवर्ज में क्या होता है? एक क्रस्ट बन रही थी, इसमें क्या होगा? वो क्रस्ट क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जो भी क्रस्ट बनी हुई है वो क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी जब एक प्लेट दूसरे के ऊपर जाती है। तो इसमें क्या होता है? जो भी भारी होगी, मान लीजिए जिसकी भी डेंसिटी ज्यादा होगी वो क्या हो जाएगी? जब कन्वर्ज करती है तो वो उसके नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सबडक्शन जोन। सबडक्शन जोन क्या होता है? जहाँ पे सिंकिंग होती है एक प्लेट की। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? सबडक्शन जोन। तो 3 तरीके से कन्वर्जेंस हो सकता है। इसने बोला है कि 3 तरीके से कन्वर्जेंस हो सकता है। सबसे पहले हो सकता है कि कोई ओशियनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्ज करे, या फिर हो सकता है 2 ओशियनिक प्लेट ही कन्वर्ज करें, या हो सकता है कि 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट ही कन्वर्ज करें। ठीक है, तो ये चीजें 3 इसने फीचर्स बता रखे हैं तरीके से जो क्रस्ट है वो क्या कर सकती है? वो कर सकती है, कन्वर्ज कर सकती है। अब आ जाता है हमारा किसके बारे में? तीसरा मैंने बताया था ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के बारे में, जिसमें क्या होगा? एक दूसरे से ऊपर नीचे जाएंगी, वो ट्रांसफॉर्म करेंगी। जब क्रस्ट, इसमें क्या होती है? ना तो क्रस्ट डिस्ट्रॉय होती है और ना प्रोड्यूस होती है। याद रखना, इसमें ना तो डिस्ट्रॉय होती है ना वो होती है। इसमें एक दूसरे से स्लाइड पास करती हैं जो भी प्लेट्स हैं वो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ट्रांसफॉर्म जो यहाँ पे कौन से फोल्ड्स बनते हैं? ट्रांसफॉर्म फोल्ड्स बनते हैं। ठीक है, तो ये जोन्स ऑफ सेपरेशन होते हैं जो जनरली परपेंडिकुलर होते हैं किसके? मिड ओशियनिक रीज के। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ट्रांसफॉर्म फोल्ड बनते हैं तो वो पैरेलल होते हैं किसके? ओशियनिक रीज के, या परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है, वो क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई इरप्शंस नहीं होता, कोई वोल्केनो नहीं बनते। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। और सेपरेटेड ब्लॉक्स पे प्लेट पोर्शन के किसका इफेक्ट होता है? हमारी अर्थ की रोटेशन का भी इफेक्ट होता है।
ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद एनसीईआरटी में बताया गया कि प्लेट मूवमेंट का रेट कितना है, कि किस रेट से जो प्लेट्स है वो मूव करती हैं। देखो अलग अलग रेट है सबका, ठीक है। तो स्ट्रिप्स ऑफ नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड दैट पैरेलल द मिड ओशियनिक रीजन हेल्प साइंटिफिक डिटरमाइन द रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट, ठीक है। बहुत ज्यादा वेरी करते हैं, जैसे कि आर्कटिक जो रीजन है उसका स्लोएस्ट रेट है, उसका क्या स्लोएस्ट रेट है, लेस देन 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर वो मूव करती है। ईस्ट पैसिफिक राइज की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ईस्ट पैसिफिक राइज, ठीक है। कहाँ पे आता है, नियर ईस्टर आइलैंड, ईस्टर आइलैंड के पास है, साउथ पैसिफिक आइलैंड में 300-400 किलोमीटर ऊंचाई से है। तो ये क्या फास्टेस्ट रेट से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है 15 सेंटीमीटर पर ईयर। तो याद रखना ईस्ट पैसिफिक राइज सबसे ज्यादा मूव कर रहा है और आर्कटिक रीज सबसे कम मूव कर रहा है। इसमें मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहती हूँ, एक सेकंड रुकिए। इसमें क्या है ना, कुछ है, देखो ये क्या है, ये टोटल बाउंड्री है वर्ल्ड की, ठीक है। ये टोटल बाउंड्री है वर्ल्ड की। देखो ये जो डबल साइड्स है, यहाँ पे क्या दी गई है, ये डबल जो साइड है ये है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ये जो दिया गया है ये क्या है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। देखो ये इसका मतलब ये जो है ये क्या है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है ये, ठीक है। और ये वाला क्या है, ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, ठीक है। और जो सिंपल लाइन दे रखी है वो क्या है, नॉर्मल, जैसे कि ये जो सिंपल लाइन दे रखी है क्या है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो जो सैन एंड्रियास फोल्ट है किससे बनता है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री से बनता है। ईस्ट पैसिफिक राइज, देखो ये रहा ईस्ट पैसिफिक राइज, ठीक है, ये दिख रहा है ईस्ट पैसिफिक राइज, ये यहाँ पे है, कहाँ पे, ये यहाँ पे देखो। कोकोस प्लेट कहाँ पे है, नाच का प्लेट कहाँ पे है, ये टोटल साउथ अमेरिकन प्लेट होगी। अफ्रीकन प्लेट कहाँ पे है, अरेबियन प्लेट कहाँ पे, यूरेशियन प्लेट, मिड अटलांटिक रीज किससे बनता है, ठीक है। मिड अटलांटिक रीज किससे बनता है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री से, मैंने आपको बताया था, ठीक है। एलुशियन ट्रेंच कहाँ पे है, फिलीपाइंस प्लेट, कैरोलिन प्लेट, ठीक है। अंटार्कटिका प्लेट जो नीचे आ जाती है, उसके बाद जावा ट्रेंच, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरोशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। तो ये सारी प्लेट्स जो है ये आपको याद रखनी है। पैसिफिक प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, तो सारी जो प्लेट्स हैं ये आपको ध्यान रखनी है कहाँ कहाँ पे होती है और कौन कौन सी प्लेट कौन सी बनाते हैं। डाइवर्जेंट बाउंड्री कहाँ पे होती है, कन्वर्जेंट बाउंड्री कहाँ पे होती है, मैंने बता दिया। और वहाँ पे रिंग्स ऑफ फायर क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री वहाँ पे होती है, तो उससे क्या बनेंगे, वहाँ पे वोल्केनोज बनेंगे, ठीक है। तो याद रखना ये इसीलिए इस रीजन को क्या बोलते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। क्या होते हैं, ये है रिंग ऑफ फायर और इसमें अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि अलग जावा ट्रेंच, ट्रेंचेस इसमें पूछी जाती है। जावा रियुक्यू ट्रेंच कहाँ पे है, फिलिपाइन ट्रेंच कहाँ पे है, मैरियाना ट्रेंच कहाँ पे है, बोगनविलिया ट्रेंच कहाँ पे, टोंगा ट्रेंच कहाँ पे, पेरूचाइल ट्रेंच कहाँ पे है, मिडल अमेरिकन ट्रेंच, एलुशियन ट्रेंच, कुरिल ट्रेंच, जापान ट्रेंच, इजू बोनिन ट्रेंच, ठीक है। ये सारे याद रखने हैं, ठीक है ना। ये जो ट्रेंचेस हैं ये सारी याद रखनी है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर याद रखना है। प्लेट्स का मूवमेंट कैसे होता है, 3 तरीके से होता है, वो ध्यान रखना है। एनसीईआरटी की जो चीजें थी वो सारी चीज मैंने इसमें बता दी हैं। अब आ जाते हैं किस पे, अपने क्वेश्चन पे। कोकोस प्लेट कहाँ पे है, नाजका कहाँ पे, तो सारी चीजें आपने देख ली हैं। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। कूमिंग डिक्लेरेशन क्या है, देखो याद रखना कूमिंग डिक्लेरेशन क्या है। कूमिंग डिक्लेरेशन है बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए। किसके लिए है, बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये किसने अडॉप्ट किया, याद रखना मोर देन 100 कंट्रीज ने इसको अभी अडॉप्ट किया है, ठीक है। कहाँ पे है ये, यूएनसीबीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर बायोडाइवर्सिटी के 15th मीटिंग में ये अडॉप्ट किया गया, ठीक है। चाइना में इसको अडॉप्ट किया गया बायोडाइवर्सिटी के लिए, कि ताकि ग्लोबल इकोनॉमी में डिसीजन मेकिंग में हम बायोडाइवर्सिटी को भी कंसीडर करें उसके लिए, ठीक है, याद रखना। और ये क्या है, नॉन बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। क्या है ये, नॉन बाइंडिंग है, कोई बाइंडिंग नहीं है, ठीक है, नॉन बाइंडिंग है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। थीम इसका क्या था, इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल ऑन अर्थ, ठीक है, ये इसका है। और एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, 30:30 टारगेट भी यहीं पर अचीव किया गया है। क्या 30:30, 30/30, 30/30 क्या है, 30/30 कि हमें 30% अर्थ के जो लैंड ओशन है उसको प्रिजर्व करना है 2030 तक। 30% वर्ल्ड के जो लैंड और ओशन है उनको प्रिजर्व करना है 2030 तक। ये 30x30 टारगेट, ठीक है। और इसके अलावा कूमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड भी क्रिएट किया गया है। इसमें क्या है, कूमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड भी क्रिएट किया गया, जिसमें चाइना ने कुछ अमाउंट देने का क्या किया है, इसमें वादा किया है। उसके अलावा तो ये हमने क्या बोला कि 15th यूएनसीबीडी की 15th मीटिंग में ये अडॉप्ट किया गया है। तो ये यूएनसीबीडी क्या है, आपको पता होना चाहिए। यूएनसीबीडी कब आया था, 1992 में आया था, ठीक है। कहाँ पे आया था, रियो अर्थ समिट के, जो रियो अर्थ समिट हो रही थी तब आया था। फोर्स में कब हुआ था, 1993 में, ठीक है। इसके में याद रखना यूएनसीबीडी के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या है, सबसे पहले तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, ठीक है, सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना। दूसरा क्या है, सस्टेनेबल यूज करना जो भी बायोडाइवर्सिटी के कंपोनेंट है उनका। और तीसरा क्या है, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग करनी है बेनिफिट्स की, जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने से आते हैं, ठीक है। हमें क्या करनी है, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग करनी है। क्या करनी है, हमें इक्विटेबल शेयरिंग करनी है। तो ये सारी चीजें क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं यूएनसीबीडी के, ठीक है। और ये यूएनसीबीडी क्या लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, यस ये क्या है, लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। अगर कोई इसको वो करता है, साइन करता है, तो ये क्या होता है, वो लीगली बाउंड हो जाती है। मोर देन 180 कंट्रीज ने इसको साइन कर रखा है, ठीक है। वैसे इसका सेक्रेटरीट की बात करें, वो कहाँ पे, मॉन्ट्रियल में है, ठीक है। कहाँ पे इसका सेक्रेटरीट, मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका सेक्रेटरीट है।
यूएनईपी के अंडर ये काम करती है। किसके अंडर काम करती है? यूएनईपी के अंडर ये काम करती है। ठीक है, इसके दो सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स में है। आपने सुना होगा यूएनसीबीडी के बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के दो सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स में है। एक तो है कार्टेजिना, ठीक है, कार्टेजिना प्रोटोकॉल। ये कब आया था? 2000 में आया था। फोर्स में कब आया था? 2003 में आया था। मेनली किसके लिए? लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की इंटरनेशनल ट्रीटी है। किसके लिए? लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के लिए। उसके बाद आता है हमारा नगोया प्रोटोकॉल। उसके बाद क्या है? नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल कब आता है? 2010 में ही आया था। लेकिन फोर्स में कब आया था? 2014 में आया था। ठीक है, ये किसके लिए है? एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज और उनका फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग, उसके लिए आया था। इंडिया ने दोनों को साइन कर रखा है। इंडिया ने इसको भी साइन कर रखा है, इंडिया ने इसको भी साइन कर रखा है। जो नगोया प्रोटोकॉल है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमारा कौन सा एक्ट है? बायोडाइवर्सिटी एक्ट। कौन सा? बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 है। और कार्टेजिना प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारी एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये चीज ध्यान रखनी है किसके बारे में? यूएनसीबीडी के बारे में। आपको है ना, जब भी यूएनसीबीडी का नाम है, इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए जितनी मैं बता रही हूँ। ठीक है, ये नॉर्मल आपको इतना ही पता होना चाहिए जितना मैंने आपको बताया। ठीक है, बिना देखे, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आपको इस चीज का पता होना चाहिए। तो क्यूमिंग डिक्लेरेशन किसके लिए है? बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 59 आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बताना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास नहीं होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कहाँ से पास नहीं होता? तो ये स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए? आपको पता ही होनी चाहिए कि कहाँ से पास नहीं करता है। कहाँ से पास नहीं करता है? बोलीविया से पास नहीं करता है। कहाँ से पास नहीं करता है? बोलीविया से जो है ये पास नहीं करता है। देखो, ये होती है इंटरनेशनल कंट्रीज। ठीक है, ये है हमारी इक्वेटर। ये कौन सी हमारी? ये है हमारी इक्वेटर। ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और ये है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हमारी कौन सा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये कंट्रीज हैं जहां से वो पास करती है। ठीक है, इक्वेटर की अगर हम इधर की हमसे बात कर रखे, देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहाँ से? चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील, यहाँ से पास करती है। क्या बोलीविया से पास की? नहीं की। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? हमारी रॉन्ग होगी। और अफ्रीका में कहाँ से पास करती है? नामीबिया, बोट्सवाना, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया। तो देखो इतनी कंट्रीज से पास करते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि इतनी कंट्रीज से जो हमारी ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है पास करते हैं। इक्वेटर भी आ सकता है। तो इक्वेटर में साउथ अमेरिकन कौन कौन सी कंट्री है? इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, 3 कंट्रीज हैं। उसके बाद आती है हमारी एसटीपी, गैबन, कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, या फिर उगांडा, सोमालिया, केन्या, ये सारी कंट्रीज आती हैं। मालदीव्स से पास होती है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारे इंडिया से भी पास होती है। ठीक है, याद रखना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होती है? इंडिया से भी पास होती है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। और कौन कौन से स्टेट से पास होती है ये हमने कल का जो लेक्चर किया था उसमें हम कर चुके हैं। ठीक है, इंडिया में कहाँ से पास होती है ये हम कल के लेक्चर में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। तो आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। 61 क्या बोलता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन और किस स्टेट से वो बिलोंग करता है वो हमें बताना है। ठीक है, कौन सा किस स्टेट से बिलोंग करता है हमें वो बताना है। तो सबसे पहले जुदीमा राइस वाइन, तो ये कहाँ से है? असम से, बिल्कुल सही है। मंसूरी राजमा, याद रखना ये राजस्थान से नहीं है। ये कहाँ से? उत्तराखंड से। कहाँ से है? ये उत्तराखंड से। याद रखना ये मंसूरी राजमा कहाँ से? उत्तराखंड से, राजस्थान से नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी? रॉन्ग होगी। और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होती है हमें आंसर पता चल गया क्या? सॉरी, मंसूरी राजमा कहाँ से है? उत्तराखंड से। ठीक है, तो ये हमें आंसर पता चल गया। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। सॉरी, सेकंड तो रॉन्ग ही है। 1 सेकंड, क्या लगा रही हूँ आंसर? सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमारा क्या हो गया? ये रॉन्ग हो गया, फर्स्ट रॉन्ग हो गया, सेकंड रॉन्ग हो गया और थर्ड रॉन्ग हो गया। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? करेक्ट होगी। सी आंसर हो गया इसका। ठीक है, इदायूर चिल्ली कहाँ के? केरला के। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा जीआई टैग किसके लिए मिला हुआ है तो वो हमें क्या करना है? याद रखना है। तो इसका आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमें टाइड्स के बारे में बताना है। टाइड्स के बारे में बताना है अर्थ की सरफेस पे। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन फोर्सेज ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ सन एंड मून एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लीड्स टू जनरेशन ऑफ टाइड। तो सबको पता है कि टाइड्स किसके कारण होते हैं। आप सभी को पता है टाइड्स किसके कारण होते हैं। जो भी क्या फोर्स होती है उनके पीछे। ठीक है, क्या फोर्स होती है टाइड्स के होने के पीछे तो वो हमें बतानी है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट, सन और मून के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण जो डिफरेंस आता है उसके कारण टाइड्स बनते हैं। सेकंड है द इंटेंसिटी ऑफ टाइड इज मैग्नीफाइड बाय शेप ऑफ बे एंड एस्चुअरी अलोंग ए कोस्टलाइन। बिल्कुल जैसी शेप होगी, जैसी जितनी बड़ी शेप होगी, जितनी जो होगी उसी के हिसाब से उन टाइड्स की क्या होती है? इंटेंसिटी होती है। थर्ड है द टाइडल रेंज आर मोर देन एवरेज एट एपिलियन। मैंने आपको ये बिल्कुल अच्छे से पूरा कंसेप्ट करवाया हुआ है, अब मैं इसको नहीं करवाऊंगी। जो टाइडल रेंज होती है सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? पेरिहिलियन में होती है। कहाँ पे होता है? पेरिहिलियन में होती है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये एपिलियन में नहीं होती है, एपिलियन में एवरेज से कम होती है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका आंसर आ जाता है बी। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। टाइड्स के बारे में कितने टाइप के टाइड होते हैं, किसमें रेंज ज्यादा होती है, किसमें रेंज कम होती है, क्यों होते हैं। ठीक है, एवरीथिंग इज डन। क्वेश्चन नंबर 62 आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 63 पे बार्चन ड्यून्स के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? बार्चन ड्यून्स के बारे में बताना है। सबसे पहले ट्रांसवर्स ड्यून्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बार्चन। देखो ट्रांसवर्स ही किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं? इसमें हो जाते हैं, किसमें? बार्चन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। जब हवा की इधर आ रही हो ऐसे आ रही हो। ठीक है, फिर लीवर्ड साइड ऑफ बार्चन ड्यून्स इज कॉनकेव इन प्लेन विद स्टीप स्लोप।
ये बोल रहे हैं कि लीवर्ड साइड जो बारचन की होती है वो क्या होती है, कनकेव होती है प्लेन में विद स्टीप स्लोप। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, सी। ठीक है, ये याद रखना, बारचन का एक स्पेशल टाइप का ट्रांसवर्स ड्यून है जिसमें अगर इसकी विंडवर्ड साइड की बात करें, ये तो लीवर्ड साइड थी, अगर इसकी विंडवर्ड साइड की बात करें तो वो कैसी होती है, कॉन्वेक्स इन शेप होती है। अगर हम इसके लीवर्ड साइड की बात करें तो वो क्या होती है, कनकेव इन शेप होती है। तो ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, याद रखनी है। किसके बारे में, बारचन ड्यून्स के बारे में। सैंड जो डेजर्ट में कई सारे वो बनते हैं, क्या बनते हैं, कई सारे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं, उसमें से ये ट्रांसवर्स जो ड्यून्स हैं वो भी एक टाइप का पार्ट है। ठीक है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में आते हैं ये। तो मैंने बता दिया कि अगर बाई चांस मान लो कि हवा इधर से आ रही है, ठीक है, हवा इधर से चल रही है, तो बारचंस कैसे बनेंगे, ये वाले जो है ये बनेंगे बारचंस। ये क्या बनेंगे, ये बनेंगे बारचंस। ठीक है, ये क्या है, हमारे बारचंस है। ठीक है, ये क्या है, हमारे बारचंस है। बारचंस जैसी एक शेप होती है सेफ की, इसमें क्या होता है, ये तो ऐसे होगा, लेकिन ये जो एक आर्म है वो इसकी छोटी रह जाती है, इसको क्या बोलते हैं, SEIF। ये किसको बोलते हैं, SEIF। ये बारचंस होते हैं, ये सेफ होते हैं, हवा किधर से चल रही है उधर से चल रही है। ठीक है, उसके बाद होते हैं पैराबोलिक। उसके बाद होते हैं पैराबोलिक, ये बिल्कुल बारचंस के इन्वर्स होते हैं, जहाँ से हवा आती है ऐसे ऐसे ये होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पैराबोलिक सैंड ड्यून्स। क्या बोलते हैं इनको, पैराबोलिक सैंड ड्यून्स। यहाँ पे वेजिटेशन भी जो है वो प्रेजेंट होती है, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, याद रखना है। फिर ट्रांसवर्स हमने बता दिया, ट्रांसवर्स कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल की बात करें, जहाँ पे हवाएं आ रही हैं उसी के जो पैरेलल जो ड्यून्स बनते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, लॉन्गिट्यूडिनल वो ड्यून्स, लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स। तो ये अलग अलग टाइप के क्या है, सैंड ड्यून्स हैं जो हॉट डेजर्ट्स में बनते हैं। क्या बनते हैं, हॉट डेजर्ट में बनते हैं, और उनकी शेप कैसी होती है वो हमने क्या कर ली है, देख लिया। अगर आप वही, अगर मैंने बताया था कि अगर इसके इरोजनल फीचर्स की बात करो, इरोजनल फीचर्स में इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें आते हैं जैसे कि पेडिमेंट्स, मैंने बताया था आपको पेडिमेंट्स। ठीक है, पेडिप्लेन्स, लास्ट बार अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा उसमें तो मैंने आपको बताया होगा। उसके बाद प्लायास। ठीक है, उसके बाद आते हैं डिफ्लेशन होलोज। क्या आते हैं, डिफ्लेशन होलोज, केव्स, मशरूम टेबल, पेडेस्ट्रल लॉक, मशरूम टेबल, पेडेस्ट्रल लॉक, ये सारे किस में आते हैं, याद रखना, ये किस में आते हैं, ये इरोजनल फीचर्स में आते हैं। ये किस में आते हैं, हमारे इरोजनल फीचर्स में आते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये किस में आते हैं, इरोजनल फीचर्स में आते हैं। और ये किसके इरोजनल फीचर्स है, विंड के इरोजनल फीचर्स हैं। किसके इरोजनल फीचर्स हैं, विंड के इरोजनल फीचर्स हैं। और ये विंड के क्या थे, डिपोजिशनल फीचर्स थे, जो हमने बता दिए डेजर्ट में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 63 आंसर इसका क्या हो गया, सी। अब आ जाते हैं किस पे, 64th क्वेश्चन पे। 64th क्वेश्चन क्या बोलता है, मास मूवमेंट के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, मास मूवमेंट के बारे में बताना है। एनसीईआरटी में 2-3 पेज केवल और केवल मास मूवमेंट पे लिख रखे हैं। सबसे पहले वेदरिंग इज ए प्री रिक्विजिट फॉर मास मूवमेंट, एक डायरेक्ट उसमें लाइन लिख रखी है कि वेदरिंग जो है वो रिक्विजिट नहीं है मास मूवमेंट के लिए। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। सेकंड पे आते हैं डेब्रिस एवलांचे इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ह्यूमिड रीजन, बिल्कुल ह्यूमिड रीजन में क्या होता है, डेब्रिस एवलांचे होता है। ये स्टेटमेंट क्या हमारी करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, बी। हमारा क्या आंसर हो जाता है इसका, बी। और अगर आप मास मूवमेंट की बात करोगे ना, तो मास मूवमेंट में कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी अगर आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखते हो तो। ठीक है, तो मास मूवमेंट में क्या होता है, ये मान लो यहाँ पे क्या है, फ्लो हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हीव हो रहा है। ठीक है, याद रखना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपना स्लाइड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है। तो ये 3 फीचर्स हैं। ठीक है, ये 3 फीचर्स हैं, ये ऐसे ऐसे है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे है, और ये क्या है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे याद रखो इनको। जब कोई चीज़ वेट होती है तो वो यहाँ होती है, और ड्राई होगी तो स्लाइड होगी। ठीक है, मास मूवमेंट की बात चल रही है। ये डिफरेंट टाइप के मास मूवमेंट है, उनका रिलेटिव मूवमेंट मॉइस्चर के हिसाब से कैसे होता है वो हम देख रहे हैं। ठीक है, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो याद रखना, यहाँ पे वेट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लो क्या होता है, फास्ट होता है। तो यहाँ पे हीव क्या होता है, स्लो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा वो सोइल क्रीप होगा। यहाँ पे क्या होगा, सोइल क्रीप होगा, सोइल यहाँ पे क्रीप करेगी। यहाँ पे क्या होगा, टेलस क्रीप करेगा, टेलस क्रीप करेगा। और यहाँ पे क्या होगा, हमारा रॉक स्लाइड होगी। स्लाइड मतलब यहाँ पे रॉक स्लाइड होगी। ठीक है, रॉक स्लाइड होगी। अगर वो वेट चीज़ें हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर लैंड स्लाइड होएगी, अगर ड्राई है तो लैंड स्लाइड होएगी, नहीं तो क्या होगा, अर्थ फ्लो होएगा। यहाँ पे क्या होगा, अर्थ फ्लो होएगा, या फिर मड फ्लो होएगा, या फिर क्या होगा, यहाँ पे मड फ्लो होएगा। आपको क्या पता होनी चाहिए, यहाँ पे क्या होगा, सोली फ्लक्शन होएगा, सोली फ्लक्शन होएगा। तो ये जो चीज़ें है ना, ये आपको क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी की, जब आप फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ोगे उसमें आपको पेज नंबर 52 पे एक डायग्राम मिलेगा। अभी जाके खोल के देखो। ठीक है, अभी जाके खोल के देखना है और उस डायग्राम को अच्छे से समझना है, और उस पर जितनी चीज़ें लिखी हुई है, क्रीप के बारे में, सोली फ्लक्शन के बारे में, ठीक है, स्लो मूवमेंट के बारे में, रैपिड मूवमेंट के बारे में। रैपिड मूवमेंट में कौन कौन से आते हैं, रैपिड मूवमेंट में कौन कौन से आते हैं, अर्थ फ्लो, मड फ्लो। ठीक है, सारे डेब्रिस एवलांचे ये किस में आते हैं, सारी चीज़ें किस में आती हैं, रैपिड मूवमेंट में आती हैं। स्लो मूवमेंट में कौन से आते हैं, क्रीप, सोली फ्लक्शन, ये सारे किस में आते हैं, स्लो मूवमेंट में आते हैं। तो मास मूवमेंट और उसकी जितनी सारी चीजें हैं वो सारी हमें क्या देखनी है, जाके देखनी है। ठीक है, तो वो टोटल आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। आंसर आगे बी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे।
65 क्या बोलता है, मानसून ट्रफ के बारे में बताना। इट इज एन इनलोंगेटेड लो प्रेशर एरिया दैट एक्सटेंड फ्रॉम पाकिस्तान से बे ऑफ बंगाल। मानसून ट्रफ क्या है, एक इनलोंगेटेड लो प्रेशर एरिया है जो पाकिस्तान से लेके बे ऑफ बंगाल तक जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है नॉर्थवर्ड माइग्रेशन रिजल्ट इन एक्टिव मानसून ऑल ओवर इंडिया। याद रखना, जब भी मानसून ट्रफ हमारे नॉर्थ की तरफ जाता है तो केवल और केवल हिमालयस में बारिश होती है, मेन ऑफ द जो इंडियन जो कॉन्टिनेंट है उसमें बारिश नहीं होती है, तो ऑल ओवर इंडिया उसमें बारिश नहीं होती है। जब साउथवर्ड माइग्रेशन होता है ना मानसून ट्रफ का, तब क्या होती है, पूरे इंडिया में बारिश होती है। तो ये चीज ध्यान रखना, मेजर पार्ट में बारिश कब होती है, जब मानसून ट्रफ का साउथवर्ड माइग्रेशन होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया ए। ठीक है, आंसर क्या आ गया, ये बस नॉर्मल सी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। मानसून ट्रफ मतलब मानसून वही आईटी सीजन की जैसे आप बात कर सकते हो, सेम ही है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 66 पे। इन द रीजन ऑफ डिसेंडिंग एयर करंट्स और विंड्स डाइवर्ज विद एंटी साइक्लोनिक एक्टिविटीज। ये बोल रहे हैं कि एक हमें रीजन के बारे में बात करने की, किस रीजन के बारे में बात चल रही है। सबसे पहले है कि एक ऐसा रीजन है जहाँ पे एयर क्या करते हैं, डिसेंड करते हैं, नीचे आती हैं। ठीक है, और ऊपर क्या करती हैं, पहले नीचे आती हैं और फिर क्या करती हैं, डाइवर्ज करती हैं। ठीक है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन वहां पे बनती है। सेकंड है एयर जो है रिलेटिवली ड्राई होती है, विंड्स जो होती है काम होती है और लाइट होती है। इसी को हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बारे में हॉर्स लैटिट्यूड का नाम सुनते ही तो आपको पता चलना चाहिए कि किसके बारे में बात चल रही है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन के बारे में बात चल रही है। अगर जो एयर करंट्स हैं डिसेंड कर रहे हैं उससे भी आपको पता चल रहा है कि कौन सा प्रेशर है, हाई प्रेशर है। डिसेंड कर रही है उसका मतलब क्या है, हाई प्रेशर है। अगर ऊपर उठ रही है तो इसका मतलब क्या है, लो प्रेशर है। ठीक है, तो ये लो प्रेशर तो हो ही नहीं सकता, केवल और केवल हाई प्रेशर हो सकता है। और हॉर्स लैटिट्यूड इन्होंने बता दिया, हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है, हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल जोन को बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ये देखो, ये है हमारा टोटल जोन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। इसने बोला कि वहाँ पे विंड्स क्या कर रही हैं, ड्राई विंड्स, और वो क्या कर रही हैं, सिंक कर रही हैं। तो वो कहाँ पे कर रही हैं, सब ट्रॉपिकल हाई जोन पे कर रही हैं। ये हमारा सब ट्रॉपिकल हाई जोन। ठीक है, और सब ट्रॉपिकल हाई जोन ये साउथ में भी होता है और इसमें भी होता है, क्या पे नॉर्थ में भी होता है। ठीक है, इसी को हॉर्स शू लैटिट्यूड भी बोलते हैं, इसी को क्या कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं। आपने देख लिया। ठीक है, ये कौन सा जोन है, ITCZ का जोन है। ये कौन सा जोन है, ITCZ का जोन है। यहाँ से क्या करती है, हवाएं उठती हैं और वो क्या होती है, वेट होती हैं। हवाएं उठती हैं, वो वेट होती हैं। अब देखो यहाँ पे सब पोलर लो जोन, वहाँ पे क्या होती है, राइज। यहाँ पे भी विंड्स क्या होती हैं, उठती हैं, और यहाँ पे भी क्या होती है, वेट होती हैं। ठीक है, सिंकिंग ड्राई विंड्स, सिंकिंग ड्राई विंड्स तो कहाँ पे भी होती है, वहाँ पे भी दे रखा था हमें पोलर का जो वो था ऑप्शन में, पोलर वाला भी दे रखा था कि पोलर को बोलते हैं। तो याद रखना, वहाँ पे ड्राई विंड्स हैं, सिंक करते हैं, लेकिन उसको हॉर्स लैटिट्यूड नहीं बोला जाता, उसको हॉर्स लैटिट्यूड नहीं बोला जाता। ठीक है, याद रखना है। यहाँ पे देखो, जब भी सब ट्रॉपिकल कूल एयर होती है, ड्राई विंड्स होती है, वो क्या करती है, कूल एयर जब सिंक करती है तो ड्राइज आउट कर देती है किसको, डेजर्ट को। क्या कर देती है, ड्राइज आउट कर देती है डेजर्ट को, और ज्यादा ड्राई हो जाते हैं डेजर्ट। और जब हवाएं उठती हैं, और वो वेट हैं, तो क्या करेंगी, वो वार्म करेंगी, मॉइस्चर राइज करेगी, और क्या करेंगी, रेन करेंगी। वो चीज क्या करेंगी, रेन करेंगी। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो देखो यहाँ पे क्या, तो ये डेजर्ट कोज करेंगी। जो भी हाई ट्रॉपिकल जोन है, सब ट्रॉपिकल हाई ट्रॉपिकल जोन, जहाँ पे जो विंड्स है वो क्या करेंगे, सिंक करेंगी। जहाँ पे विंड सिंक वहां पे क्या प्रोड्यूस होंगे, डेजर्ट। और जहाँ पे हवाएं उठेंगी, वहां पे क्या प्रोड्यूस होगी, रेन। वहां पे क्या प्रोड्यूस होगी, रेन। तो ये चीज आपको देखनी है कि कहाँ पे हवाएं उठती हैं, कहाँ पे मतलब नीचे सिंक होती हैं। तो ये जो हमारा पैटर्न है किसका, सिंकिंग विंड्स का और उनका, और हॉर्स लैटिट्यूड इसी को बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, इसको याद रखना। तो ये जितने भी जोन थे ये हमने देख लिए हैं। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 67 पे। क्वेश्चन नंबर 67 कोपन क्लाइमेट्स में पहले भी करवा चुकी हूं, अब केवल और केवल देखेंगे कि किसके बारे में क्या चल रहा है। फर्स्ट है कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु हैज मानसून विद ड्राई विंटर। देखो इसमें बोल रखा है कि कोरोमंडल कोस्ट पे जो तमिलनाडु का है वहां पे मानसून तो आता है, लेकिन वहां पे विंटर में क्या होता रहता है, ड्राई रहता है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है तो क्या होता है, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है, तमिलनाडु में होती है। और उसी टाइम पे क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है नीचे, तो कोरोमंडल कोस्ट में तमिलनाडु में ड्राई विंटर नहीं होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, रॉन्ग होगी। एक और चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है, कोरोमंडल कोस्ट पे तमिलनाडु में विंटर ड्राई नहीं होती, समर ड्राई होती है। क्या होती है, समर ड्राई होती है, क्योंकि समर्स में क्या होता है, जब हमारा साउथ वेस्ट मानसून आता है, मान लो ये इंडिया की ब्रांच है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है, और जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो क्या होता है, केवल और केवल बारिश ईस्ट वाले पोर्शन पे होती है। जब तक यहाँ पे हवाई जाती है तब यहाँ पे बारिश नहीं होती है, फिर यहाँ पे जाती है, और फिर यहाँ वाले रीजन में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में वो बारिश करती है। ठीक है, तो ये चीज पता होनी चाहिए। और जब वापस मानसून आता है, जब नॉर्थ ईस्ट मानसून वापस आता है तो यहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, तो चीज ध्यान रखनी है, ये समर्स में ड्राई रहती है, ना कि विंटर्स में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। ठीक है, अब थर्ड सही है, सेकंड सही है, देख लेते हैं। द वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट्स का जो वेस्ट कोस्ट है, जैसे कि साउथ ऑफ गोवा में हैज मानसून विद शॉर्ट ड्राई सीजन, वहाँ पे शॉर्ट ड्राई सीजन होता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, वहाँ पे क्या हो सकता है, शॉर्ट ड्राई सीजन होता है, मानसून होता है वहाँ पे। थर्ड एक्सट्रीम वेस्टर्न राजस्थान है सेमी एरिड स्टेपिस क्लाइमेट। तो आपको पता है एक्सट्रीम वेस्टर्न जो राजस्थान है वहाँ पे कौन सा क्लाइमेट है, हॉट डेजर्ट क्लाइमेट है। कहाँ पे, वहाँ पे हॉट डेजर्ट क्लाइमेट है, ना कि वहाँ पे स्टेपिस क्लाइमेट है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, बी। नॉर्मल से क्वेश्चन से कोपन्स क्लाइमेट हमने पहले ही कर चुके हैं। अब आ जाते हैं कि हमें पूछा है कि किस टाइप की फॉरेस्ट्री में क्या क्या इंक्लूड होता है। ठीक है, ये पूछा हमसे। सबसे पहले बोला है कि रूरल फॉरेस्ट्री,
क्वेश्चन ही नहीं लिख रखा है इसमें तो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बोल रखी है कि रूरल फॉरेस्ट्री, रूरल फॉरेस्ट्री, फिर आती है फार्म फॉरेस्ट्री और उसके बाद आती है हमारी एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। रूरल फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री। तो सबसे पहले दे रखी है हमारी रूरल फॉरेस्ट्री। देखो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर बैठा था 1976 में और उसने 3 टाइप की फॉरेस्ट्री में नॉर्मल सोशल फॉरेस्ट्री को क्लासिफाई किया था। कौन सी? एक तो अर्बन, एक रूरल और एक थी हमारी फार्म फॉरेस्ट्री। और अर्बन, रूरल और जो मतलब ये जो रूरल थी उसको 2 में फिर से बांटा था, एग्रीकल्चर और कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। तो वही पूछ रखा है कि रूरल फॉरेस्ट्री क्या है? ग्रोइंग ट्रीज इन कम्युनिटी लैंड इन विलेज एरियाज, बिल्कुल इसी को बोलते हैं रूरल फॉरेस्ट्री। फार्म फॉरेस्ट्री क्या है? ग्रोइंग ट्रीज इन फार्मलैंड फॉर कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल पर्पज, इसको बोलते हैं फार्म फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? ट्रीज को एग्रीकल्चर क्रॉप के साथ उगाना, उसको बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। हमारा आंसर क्या आ गया? डी, ठीक है। आंसर क्या आ गया? डी, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और हमारे फॉरेस्ट कौन सी लिस्ट में आते हैं? मेरे को ये चीज बताओ कि फॉरेस्ट जो हमारी कौन सी लिस्ट में आते हैं? जैसे स्टेट लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट होती है, कौन सी में आते हैं? तो याद रखना ये किस में आते हैं? कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। किस में आते हैं? फॉरेस्ट कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 69 पे। वेंट्स के बारे में बताना है, अर्थ क्रस्ट में वेंट्स के बारे में बताना है। गीजर और हॉट स्प्रिंग हम कर भी चुके हैं। सबसे पहले आता है गीजर। गीजर में क्या होता है? वाटर राइजेस टू सरफेस विदाउट एन एक्सप्लोजन। मैंने क्या बताया था तब लास्ट जब मैंने गीजर के बारे में बताया, तो मैंने बताया था जब भी गीजर निकलते हैं ना, उनके जब निकलते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है? एक ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो क्या होंगे? ये फोर्स से निकलेंगे, और फोर्स से निकलेंगे तो क्या करेंगे? एक्सप्लोजन करेंगे। तो ये एक्सप्लोजन के बिना नहीं निकलते हैं, एक्सप्लोजन के साथ निकलते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? रॉन्ग होगी। उसके बाद आते हैं सेकंड में, हॉट स्प्रिंग स्पाउट्स कंटिन्यूअस हॉट वाटर। मैंने बताया था जब हॉट स्प्रिंग निकलते हैं तो क्या होते हैं? पहले स्टीम निकलती है और फिर क्या होती है? नॉर्मली निकलते रहते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता और बिना एक्सप्लोजन के निकल जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या करेक्ट है? थर्ड है दी फुमारोल्स आर द लास्ट साइंस ऑफ एक्टिवनेस ऑफ ए वोल्केनो। फ्यूमारोल्स जो है वो लास्ट साइन है एक्टिवनेस ऑफ वोल्केनो के। देखो फ्यूमारोल्स क्या होते हैं? तो ऐसा वेंट जिसके थ्रू क्या आता है? वाटर वेपर और गैसेस निकलती हैं। जहां से वाटर वेपर और गैसेस निकलते हैं उसको बोलते हैं फ्यूमारोल्स, ठीक है। ऐसा लगता है कि यहाँ से स्मोक निकल रहा है, तो वो ही होते हैं जब मतलब क्या होता है? वोल्केनो एकदम थमसा जाता है, वहां से वाटर वेपर और गैसेस निकल रही है, तो वो लास्ट साइन है कि वोल्केनो एक्टिव है, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? बी, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ जाता है? बी। अब आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 70 पे। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। गीजर हॉट स्प्रिंग के बारे में हम पहले ही कर चुके हैं। अब देखो इसमें एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। सबसे पहले द कॉलम ऑफ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेयर डिपेंडिंग अपॉन डिस्टेंस अबव सी लेवल। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर है वो किसके ऊपर डिवाइडेड है? टेम्परेचर कंडीशंस पे डिवाइडेड है, ना कि डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल। किस पे वो डिपेंड है? वो टेम्परेचर पे डिपेंड है, ना कि डिस्टेंस से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। इसका मतलब थर्ड तो करेक्ट है। थर्ड क्या बोल रखी है? ऑलमोस्ट ऑन चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर टेक्स प्लेस इन ट्रोपोस्फेयर, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। तो आपको चीज ध्यान रखनी है, जैसे 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 एल्टीट्यूड बढ़ता है तो डेंसिटी हमारी क्या हो जाती है? कम होती जाती है। डेंसिटी हमारी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे रखी है। क्यों होती है डेंसिटी कम? क्योंकि 2 रीजन है। एक तो वहाँ पे क्या होती है? ग्रेविटी कम होती जाती है, ठीक है, ग्रेविटी डिक्रीज होती जाती है। और दूसरी चीज वहाँ पे जो एयर्स है वहाँ पे एयर कम है, एयर का कंसंट्रेशन कम है, और जब एयर कम हो जाती है तो वो क्या करेगी? मतलब कम पुश कर पाती है नीचे की तरफ, नीचे वाले एटमॉस्फेयर को, तो उससे डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? बी, ठीक है। आंसर क्या आ गया? बी। ये देखो ये है हमारा क्या डिफरेंट टाइप के जो हमने बांट रखे हैं। सबसे पहले आता है हमारा क्या? ट्रोपोस्फेयर। कौन सा आता है हमारा? सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर आता है, ठीक है, अप्रोक्स यहाँ तक, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा ट्रोपोपोज। उसके बाद हमारा क्या आता है? स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद हमारा क्या आता है? स्ट्रेटोपोज। उसके बाद हमारा क्या आता है? मीजोस्फेयर। उसके बाद आता है मीजोपोज, और उसके बाद आता है हमारा थर्मोस्फेयर। किस में टेम्परेचर का वेरिएशन कैसे? देखो ये है हमारा टेम्परेचर और ये है बढ़ रहा है इधर। तो किस में जैसे ही इसमें किस में टेम्परेचर बढ़ता है, किस में कम होता है, तो ये भी चीज आपको इस डायग्राम से देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये भी चीजें आपको इस डायग्राम से देखने को मिलेंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपको ध्यान रखना है किस में टेम्परेचर बढ़ता है। देखो थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर क्या करता है? बढ़ता है। इसमें क्या होता है? टेम्परेचर ऊपर जाते हैं कम होता जाता है ट्रोपोस्फेयर में, और कम किस में होता है? मेसोस्फेयर में भी कम होता है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सबसे मिनिमम टेम्परेचर किसका होता है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कौन से एटमॉस्फेयर का होता है। तो ये सारी चीज़ें, किसकी जो हाइट है वो कहाँ तक है, ठीक है, ये जो जैसे किलोमीटर में दे रखी है तो 50 के आसपास तक स्ट्रेटोपोज आ जाता है। तो ये जो हाइट्स हैं इसकी हमें ये भी याद रखनी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हमारा क्वेश्चन। आपको ये जो डायग्राम है काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 70 आंसर बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। क्या बोलता है? ईस्ट पैसिफिक राइज। ईस्ट पैसिफिक राइज के बारे में बताना है। ये डायग्राम हम देख चुके हैं, ये डायग्राम हम देख चुके हैं। ये देखो यहाँ पे हमने ये डायग्राम देखा था। कहाँ पे? ये देखो ये जो डायग्राम है ना, यहाँ पे ईस्ट पैसिफिक राइज आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ईस्ट पैसिफिक राइज आपको दिख रहा होगा। ये हमारा ईस्ट पैसिफिक राइज कहाँ पे है? कोकोस प्लेट और कैरेबियन प्लेट के इधर है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसमें अब बोल रखा है कि इस पैसिफिक राइज है क्या चीज़? इट इज़ गार्बेज पैच नहीं है। इट इज़ रीजन ऑफ एक्सेसिव सीवेड ग्रोथ इन पैसिफिक ओशन, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। 71
कहता है इट इज मिड ओशनिक रिज। मिड ओशनिक रिज है जो कहाँ पे है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे लोकेटेड है, कोकोस और पैसिफिक प्लेट के बीच में। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल क्या सही स्टेटमेंट है। बेशक से आप इसको देखो, ईस्ट पैसिफिक राइज कहाँ पे है, यहाँ पे कोकोस प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे पैसिफिक प्लेट है, और यहाँ पे कौन सी बाउंड्री है, देखो ये डबल में क्या बता रखी है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे लोकेटेड है ईस्ट पैसिफिक राइज कोकोस और पैसिफिक प्लेट के बीच में। इसको बोलते हैं ईस्ट पैसिफिक राइज। इसको क्या बोलते हैं, ईस्ट पैसिफिक राइज। इसका दूसरा नाम है एल्बेट्रॉस प्लेट्यू भी इसको बोलते हैं। ईस्ट पैसिफिक राइज का दूसरा नाम क्या है, एल्बेट्रॉस प्लेट्यू। क्या बोलते हैं इसको, एल्बेट्रॉस प्लेट्यू भी बोलते हैं, ठीक है। 1600 किलोमीटर वाइड है। उसके बाद अगर बात करें नॉर्थ न्यूजीलैंड से कैलिफोर्निया कोस्ट तक ये एक्सटेंड करता है। और यहाँ पे क्या है, लीनियर सबमरीन वोल्केनो चेन है साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन में, ठीक है। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। और मैंने आपको बता दिया था तीन टाइप की बाउंड्रीज होती हैं, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या होता है, डाइवर्जेंट एक कंस्ट्रक्टिव टाइप की होती है, और यहाँ पे क्या होती है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग इसी को बोलते हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग यहाँ पे होती है, ये आपने देख लिया अभी किससे बनी है, ये ईस्ट पैसिफिक राइज इसी से बना हुआ है। फिर आती है हमारी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव होती है। यहाँ पे क्या, इसको क्या बोलते हैं, सबडक्शन जोन भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या बनता है, सबडक्शन जोन बनता है, ठीक है। और वोल्केनिक आर्क यहाँ पे बनते हैं जिसको बोलते हैं फेस्टून्स। वोल्केनिक आर्क की भी फॉर्मेशन करते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जिसको फेस्टून्स बोलते हैं। इसके अलावा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री हमने देख लिया। सैन एंड्रियास जो फोल्ट है, सैन एंड्रियास जो फोल्ट है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री पे बनता है, हम ये पहले ही देख चुके हैं। तो देखो मैंने फोल्ट्स वगैरह के बारे में आपको सारी चीजें करवा दी हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, सी, ठीक है। स्पेसिफिक राइज क्या होता है पता होना चाहिए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। A cricket match between India and England will start on 21st जनवरी at 12:30 PM, ठीक है। सबसे पहले बोला है कि 21 जनवरी को 12:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे क्रिकेट मैच शुरू होता है। मतलब इंडिया में कितने बजे हुए हैं, इंडिया में बजे हुए हैं 12:30, ठीक है, 12:30 बजे हुए हैं, ठीक है, दोपहर के। फिर इसने बोला है कि किस टाइम पे कैलिफोर्निया में, जो कि 120 डिग्री वेस्ट है, अभी क्या है, इसने एक और इन्फॉर्मेशन हमें दी कि जो कैलिफोर्निया है वो क्या है, 120 डिग्री वेस्ट है, ठीक है, 120 डिग्री वेस्ट है। तो हमें बताना है कि वहां पे टाइम क्या होगा, अभी कैलिफोर्निया में टाइम क्या होगा, सीधी बात हमसे ये पूछिए, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना है, इंडिया हमें पता है कितने घंटे आगे है उससे, ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आते हैं, 5.5 घंटे आगे है। कितने घंटे आगे, 5.5 घंटे आगे है। और जो भी ग्रीनविच, ये मान लो ग्रीनविच टाइम है, यहाँ से जो टाइम इधर ईस्ट की तरफ होगा वो क्या होगा, आगे होगा, अहेड होगा, ठीक है। और अगर हम इससे वेस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम क्या होगा, पीछे होगा, जिसको क्या बोलेंगे, बिहाइंड, ठीक है। तो हम 5.5 घंटे आगे हैं, इसका मतलब 5.5 घंटे आगे हैं। तो अभी यहाँ पे 12:30 बजे हैं, तो मतलब जो ग्रीनविच मीन टाइम है वहां पे कितने बजे होंगे, ग्रीनविच मीन टाइम है, मतलब इसमें से, मतलब 12:30 घंटे में से 5.5 घंटे घटा दो, ठीक है। तो ग्रीनविच मीन टाइम पे कितना टाइम हुआ होगा, ये चीज बतानी है। तो वहां पे कितने बजे होंगे, 7 बजे होंगे अप्रोक्स, ठीक है। अगर उसमें से घटाओगे तो कितने बजे होंगे, सुबह के वहां पे 7 बजे होंगे। कहाँ पे, ग्रीनविच मीन टाइम पे कितने बजे होंगे, 7 बजे होंगे। अब इसने बोला है कि कैलिफोर्निया 120 डिग्री वेस्ट में है। अगर कैलिफोर्निया 120 डिग्री वेस्ट में है, तो मैंने आपको बताया था हर 15 डिग्री पे कितना 1 घंटा चेंज होता है। तो हमें 15 डिग्री का पता है, ये 120 डिग्री है, तो देख लो कितने घंटे पीछे होगा, कितने घंटे पीछे होगा, ठीक है। तो हमें ये निकालना, तो कितने होगा, ये 8 घंटे पीछे होगा। कितने होगा, 8 घंटे पीछे होगा, ठीक है। कितने घंटे पीछे होगा, ये 8 घंटे पीछे होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, इसको काटोगे 120/15 को कितना होगा, 8 आएगा। 8 आएगा तो क्या होगा, 8 आवर्स आ जाएगा। अगर 8 आवर्स आ जाएगा तो इसका मतलब वो क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम से भी 8 घंटे पीछे है। ग्रीनविच मीन टाइम से 8 घंटे पीछे, मतलब वहाँ पे क्या बजे, 11 बजे हैं, कहाँ के, शाम के। और उस दिन क्या है, 20 तारीख है, वहाँ पे क्या है, 20 जनवरी है उस टाइम पे। हम 21 जनवरी पे, इंडिया में 21 है, तो वहाँ पे कितनी जनवरी है, 20 जनवरी। ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये देखो, तो वहाँ पे टाइम कितना होगा, वहाँ पे क्या होगा, 11 बजे होंगे शाम के, और 20 जनवरी होगी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है कि कैसे कैसे हमें निकालना है। हमें इंडिया का पता तो हमने ग्रीनविच मीन टाइम का निकाला, और ग्रीनविच मीन टाइम से वो कितनी डिग्री है, तो 8 घंटे पीछे है, तो 8 घंटे पीछे देख लो, 8 घंटे पीछे कितना होगा, तो 20 जनवरी हो जाएगी, 11 बज जाएंगे शाम की, ठीक है। तो आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बिल्कुल ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको आता तो आता, नहीं आता तो नहीं आता। 73 पीएम गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए रिसेंटली स्कीम आई है, बिल्कुल सही है। स्पिन की बात करें, स्पिन क्या है, स्ट्रेंथनिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिया, स्ट्रेंथनिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये है स्ट्रेंथनिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिया। और इसने बोल रखा है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को। तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो स्पिन प्रोग्रामिंग किसके लिए, ये पोर्टर्स के लिए, किसके लिए, पोर्टर्स के लिए, जो किसने, केवीआईसी ने शुरू किया है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन ने शुरू किया। इसको कब किया, 2021 में इसको स्टार्ट किया। उनको क्या दिया जाएगा, पोर्टर्स को सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए उनको इजी लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। इनको इजी लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये है स्पिन प्रोग्राम। थर्ड है सेक्रेड पोर्टल। सेक्रेड पोर्टल क्या है, इसको बोलते हैं सीनियर केयर
सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी, फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। तो ये है सेक्रेड, मतलब अगर कोई सीनियर सिटीजन है और वो फिर से एम्प्लॉयमेंट करना चाहता है, फिर से मतलब वर्क फोर्स में आना चाहता है, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, सेक्रेड प्लेटफॉर्म। तो ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म सीनियर सिटीजन के लिए, ताकि वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट सीकर है और जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है दोनों एक प्लेटफॉर्म पे मिल सकें। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये तब वो करा गया है, तब ये पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? सी, मतलब सेक्रेड पोर्टल ठीक दे रखा है, पीएम गति शक्ति ठीक दे रखा है, स्पिन मूव गलत दे रखा है। वैसे ही सेक्रेड पोर्टल लॉन्च कब किया? 1 अक्टूबर को लॉन्च किया गया है। 1 अक्टूबर को लॉन्च किया गया। 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? याद रखना, इसको मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, इसीलिए ये उस दिन मनाया गया है, उसी दिन ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। अरेंज द फॉलोइंग वर्ल्ड क्लाइमेट इनकाउंटर्ड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एज वन मूव फ्रॉम अवे फ्रॉम इक्वेटर। अगर हम इक्वेटर से दूर की तरफ जाते हैं तो हमें बताना है कि कैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो वो होगा, एटमॉस्फेयर होगा, वो चेंज होगा। ठीक है, तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। देखो क्या पता होनी चाहिए? सबसे पहले मान लो आप यहाँ पे हो, ये है इक्वेटर, ये क्या है? इक्वेटर है। ठीक है, सीधी चीज़ ध्यान रखो। ठीक है, यहाँ पे कौन सा एटमॉस्फेयर होगा बस आपको याद रखना है, हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट, हॉट वेट, चल ही नहीं रहा है, हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। ठीक है, तो ये होगा इक्वेटर पे। फिर आप जब जैसे ही नॉर्थ जाओगे तो क्या आ जाएगा कि हॉट जोन आ जाएगा। मान लो यहाँ पे ये तो इक्वेटर है, मान लो, ठीक है, ये इक्वेटर है, ये आपने इक्वेटर का मान लिया। फिर आप यहाँ पे क्या आ गया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ गया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे का जो जोन बनेगा इसको क्या बोलेंगे? हॉट जोन। इसको क्या बोलेंगे? हॉट जोन। हॉट जोन में अगर हम बात करें, ये है, देखो यहाँ पे मान लो वेस्टर्न मार्जिन, यहाँ पे मान लो मिडल मार्जिन या सेंट्रल कॉन्टिनेंट, और यहाँ पे मान लो आप ईस्टर्न मार्जिन, यहाँ पे मान लो आप ईस्टर्न मार्जिन। ठीक है, तो अगर हॉट जोन की बात करें तो यहाँ पे क्या होंगे? वेस्टर्न मार्जिन पे हॉट डेजर्ट होंगे। क्या होंगे? हॉट डेजर्ट होंगे। अगर मिडल की बात करें तो वहाँ पे क्या होंगे? सूडान टाइप क्लाइमेट होगा, मिडल कॉन्टिनेंट में सूडान टाइप क्लाइमेट होगा। और अगर ईस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट है तो वहाँ पे क्या होगा? मानसून टाइप क्लाइमेट होगा। कौन सा होगा? मानसून टाइप क्लाइमेट होगा। तो ये 3 टाइप के कहाँ मिल गए हमें? हॉट जोन में मिल गए। उसके बाद आता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद आता है हमारा कौन सा? वार्म टेम्परेट जोन। कौन सा होता है हमारा? यहाँ पे आता है वार्म टेम्परेट जोन। कौन सा आता है? वार्म टेम्परेट जोन। वार्म टेम्परेट जोन की बात करें तो यहाँ पे अगर वेस्ट की बात करें, यहाँ पे कौन सा वो आता है? मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। उसके बाद आता है यहाँ पे स्टेपीज क्लाइमेट। और उसके बाद यहाँ पे कौन सा आता है? चाइना टाइप क्लाइमेट, या इसी को गल्फ टाइप क्लाइमेट भी बोलते हैं, और इसी को नटल टाइप क्लाइमेट भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा कूल टेम्परेट मौसम। कौन सा होता है? कूल टेम्परेट जोन आता है। कूल टेम्परेट की बात करें तो अगर वेस्टर्न मार्जिन पे क्या होता है? ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, वेस्टर्न मार्जिन पे ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, मिडल कॉन्टिनेंट में साइबेरियन टाइप क्लाइमेट, और अगर इसकी बात करें वहाँ पे कौन सा होता है? लोरेंशियल टाइप क्लाइमेट, लोरेंशियल टाइप क्लाइमेट। और अगर इसकी बात करें अगर कि उसके बाद क्या जाता है? उसके बाद तो जो टोटल आ जाता है वहाँ पे कौन सा आ जाता है? पोलर टाइप क्लाइमेट आ जाता है, आर्कटिक या पोलर टाइप क्लाइमेट, आर्कटिक और पोलर टाइप क्लाइमेट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जैसे ही आप इधर से इधर जाते हो, मतलब देखो जैसे ही इक्वेटर से आप नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो कौन कौन से जो आएंगे? सबसे पहले हॉट जोन आएगा, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आएगा, फिर वार्म जोन आएगा, फिर कूल टेम्परेट जोन आएगा। ठीक है, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स पे, मिडल मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स पे और ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स पे किस किस टाइप का क्लाइमेट होगा वो आपको बताना है। सबसे पहले होगा हॉट जोन में हॉट डेजर्ट, सूडान टाइप और मानसून टाइप। ये एक ही टाइप के लैटिट्यूड्स पे पाए जाते हैं, अलग अलग जगहों पे। ठीक है, फिर वार्म टेम्परेट जोन में आएगा मेडिटेरेनियन, स्टेपीज एंड चाइना टाइप क्लाइमेट, और फिर आएगा ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, साइबेरियन, और फिर आएगा लोरेंशियल। हमसे पूछा गया है कि सीक्वेंस क्या है, अगर हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं तो कौन कौन से आएंगे? ये बोला है ना, फ्रॉम इक्वेटर। तो सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? आर्कटिक टाइप, सब में दे रखा है। फिर हमारा कौन सा आएगा? ऊपर था ब्रिटिश टाइप, तो ये 2 में दे रखा है। उसके बाद देखो पहले सूडान टाइप आएगा कि चाइना टाइप आएगा, ये देखो इसमें देखो सब पहले सूडान टाइप आएगा कि पहले चाइना टाइप आएगा। तो पहले क्या आएगा? आर्कटिक, पहले कौन सा आएगा? सूडान। ऊपर से देख रहे थे कि हम नीचे से देख रहे थे? वन थिंग, सबसे पहले ऊपर आया आर्कटिक, फिर आया ब्रिटिश, अच्छा उस ऊपर से देखना, तो फिर आएगा चाइना और फिर आएगा सूडान। तो मतलब पहले आएगा सूडान, फिर आएगा चाइना, फिर आएगा ब्रिटिश और फिर आएगा आर्कटिक। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसका आंसर हो गया बी। मैंने सारी चीज़ें बता दी। अगर ऐसा क्वेश्चन फिर से आता है तो इसका क्या ले लो? स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपको हमेशा याद रहेगा ये। ठीक है, हमेशा याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोलता है? डिवाइड्स बताने हैं, मेजर वाटर डिवाइड बताना है। इंडिया का मेजर वाटर डिवाइड में अरावली भी आती है, सतपुड़ा भी आता है, वेस्टर्न घाट्स भी आते हैं। तीनों ही आते हैं मेनली वाटर डिवाइड में जो इंडिया का है उसमें। ये है क्या? ये है हमारा वाटर डिवाइड। ये क्या है हमारा वाटर डिवाइड? देखो ये कहाँ से जा रहा है? ये क्या है? यहाँ पे अरावलीज है, यहाँ पे अरावलीज है, यहाँ से पास हो रहा है। उसके बाद सतपुड़ा, विंध्याज यहाँ से पास हो रहा है। उसके बाद ये क्या? वेस्टर्न घाट से पास हो रहा है। तो ये है इंडिया का वाटर डिवाइड। ये आपको क्या करना है? याद रखना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने डायग्राम, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये है हमारा वाटर डिवाइड जो कहाँ कहाँ से पास होता है वो दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये इंडिया का मेजर वाटर डिवाइड है। कहाँ कहाँ से पास होता है ये आपने देख लिया है।
तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा सी। ठीक है, आ जाते हैं आप क्वेश्चन नंबर 76 पे। क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोलता है, रिवर्स के बारे में बताना है। ये पहले तो रिवर दी गई है हमें, फिर उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले बोला गया है कि सबसे पहले ये रिवर पुलाचीमलाई हिल्स में ओरिजिनेट होती है, जो कहाँ पे है, पेरू मेदू प्लेटू पे है, वेस्टर्न घाट्स में। और एम्पटी कहाँ पे होती है, वेम्बनाड लेक में। तो ठीक है, तो वेम्बनाड लेक में ये खाली होती है। तो एक चीज ध्यान रखनी है कि दो रिवर्स वहाँ पे मेनली वो होती हैं। कौन सी, एक तो होती है हमारी ये जो भी इसका नाम है, और एक होती है हमारी पेरियार रिवर, भी वहीं पे खाली होती है। इसको दक्षिण भागीरथी भी बोला जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दक्षिण भागीरथी भी बोला जाता है। फेमस सबरीमाला टेम्पल जो है वो भी इसी के बैंक पे लोकेटेड है। और वेस्टर्न घाट्स ईस्ट में है इसके, और मनीमाला रिवर इसके नॉर्थ में है, और अच्चमवाकोली रिवर इसके साउथ में है। तो बताना है कि किस रिवर के बारे में बात चल रही है। तो ये किस रिवर के बारे में बात चल रही है, पेम्पा रिवर के बारे में बात चल रही है। ये सारी किसकी चीजें हैं, पेम्पा रिवर की चीजें हैं। तो सारी चीज ध्यान रखना कि सबरीमाला टेम्पल किसके अलोंग लोकेटेड है, दक्षिण भागीरथी किसको बोलते हैं, वेम्बनाड लेक में खाली होती है, और कहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, इसकी ध्यान रखनी है। तो हमारी क्या है, ये होगी पेम्बा रिवर। उसके बाद आती है हमारी पेरियार। देखो पेरियार के बारे में हम कुछ चीजें देख लेते हैं। ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है पेरियार रिवर, शिवागिरी हिल से। कहाँ से होती है, शिवागिरी हिल से ओरिजिनेट होती है कौन सी, पेरियार रिवर। ठीक है, कहाँ पे पास होती है, पेरियार नेशनल पार्क से पास होती है। पेरियार नेशनल पार्क से ये पास होती है। उसके बाद वेम्बनाड लेक में ये फ्लो करती है। ठीक है, वेम्बनाड लेक में ये फ्लो करती है। उसके बाद अगर बात करें फाइनली किस में गिर जाती है, अरेबियन सी में। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डैम है, इडुक्की डैम और मुल्ला पेरियार डैम भी है इस पे। इडुक्की और मुल्ला पेरियार डैम इसी पे है। ठीक है, मुल्ला पेरियार डैम इस पे है। और बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अगर लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की। ठीक है, पेरियार लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करें पेरियार रिवर की, तो कौन कौन सी है, जैसे कि मुथिरापुझा, बिल्कुल अलग अलग नेम है इसके। ठीक है, मुथिरापुझा, मुल्लयार, ठीक है, चिरुथोनी, और उसके बाद है तेरिंजानकुथी। ठीक है, तो ये है पेरियार के बारे में। पेम्पा हमने देख लिया। भारत पूजा की बात करें, इसी को पोनानी रिवर भी बोलते हैं, पोनानी रिवर भी बोलते हैं, इसको नीला रिवर भी बोलते हैं। पोनानी, नीला, भारत पूजा, या फिर कुत्तीपुरम। कौन सी पुरम, कुत्तीपुरम। तो ये सारे नाम किसके हैं, भारत पूजा के हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की। ठीक है, पहली कौन सी है, पेरियार। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है ये केरला की। इसी को, ठीक है, इसी को पेरार भी बोला जाता है। एंशिएंट स्क्रिप्ट में इसका नाम क्या लिखा गया, पेरार, PERAR। ठीक है, पेरार भी इसका नाम लिखा गया है। और ये वेस्टवर्ड फ्लो करती है पलाक्कड़ गैप से। किससे, कौन से गैप से, पलाक्कड़ गैप से ये फ्लो करती है। चीज ध्यान रखना, पलाक्कड़ गैप से ये फ्लो करती है। और इस पे एक इंपॉर्टेंट डैम बना हुआ है, कौन सा, मल्लामपुझा डैम। कौन सा पुझा डैम, मल्लामपुझा डैम, मल्लामपुझा डैम। तो ये इस पे बना हुआ है। फिर आती है हमारी कलार रिवर। कलार रिवर ट्रिब्यूटरी है किसकी, नयार रिवर की। नयार रिवर के बारे में आपने सुना होगा। नयार रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तमिलनाडु और केरला से फ्लो करती है, और कन्याकुमारी से ओरिजिनेट होती है। अगर इसकी बात करें मीन मूर्थी डैम, लोअर मीन मूर्थी डैम जो है वो इस पे बना हुआ है। लोअर मीन मूर्थी डैम इस पे बना हुआ है। ठीक है, और इस पे मीन मूर्थी फॉल्स भी है, और ये डैम भी इसी रिवर पे बना हुआ है। ये कौन सी है, कलार रिवर। तो ये सारी रिवर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे आंसर, इसका आंसर हो गया अभी। आ जाते हैं 77 पे। हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में बात करनी है। सबसे पहले पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल, वेयर एज हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल, क्योंकि वो कहाँ से निकलते हैं, ग्लेशियर से निकलते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है, पेनिनसुलर रिवर्स शिफ्ट देयर कोर्स मोर फ्रीक्वेंटली देन हिमालयन रिवर्स। तो याद रखना, जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो मतलब जो हिमालयन रिवर्स है वो मिएंडर्स बनाते हैं, और मिएंडर्स आपको पता है पाथ जल्दी चेंज कर लेते हैं। तो जो मिएंडर्स बनाते हैं वो पाथ जल्दी चेंज करती हैं। तो हिमालयन रिवर्स ज्यादा पाथ चेंज करते हैं एज कम्पेयर टू पेनिनसुलर रिवर। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड है, अनलाइक द पेनिनसुलर रिवर हिमालयन रिवर्स आर ओल्ड विद ग्रेडेड प्रोफाइल। इसने बोल रखा है कि जो हिमालयन रिवर्स हैं वो ग्रेडेड प्रोफाइल से बहुत ज्यादा ग्रेडियंट्स को लेके आती है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत ऊपर से वो आती भी है। ठीक है, तो चीज ध्यान रखनी है। तो हमें क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। नहीं, देखो इसमें क्या बोलेगा, पेनिनसुलर रिवर। देखो पेनिनसुलर जो रिवर है ना वो ज्यादा ओल्ड है, और वो ग्रेडेड प्रोफाइल है उनकी। ठीक है, याद रखना ग्रेडेड प्रोफाइल है। और इसके अलावा लगभग जितना इनका वो क्या बोलते हैं उसको, इरोजन होना है वो हो चुका है। तो इनकी क्या है, ग्रेडेड प्रोफाइल है, ऑलमोस्ट अपने बेस लेवल तक ये पहुंच चुकी है। तो इन ज्यादा ग्रेडेड प्रोफाइल किसकी है, ज्यादा ओल्ड और ग्रेडेड प्रोफाइल किसके, पेनिनसुलर रिवर की, ना कि हिमालयन रिवर्स की। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। अगर हमारी थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट ठीक है, थर्ड भी रॉन्ग हो जाती है, और सेकंड भी रॉन्ग हो जाती है, तो आंसर क्या आ गया हमारा, सी। ठीक है, आंसर क्या आ गया, सी। याद रखनी है, हिमालयन और पेनिनसुलर के बीच में कुछ डिफरेंस आपको पता होनी चाहिए, जिसमें से 2-3 बार ये क्वेश्चन आ गया और वो आपको पता ही होना चाहिए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे।
इंसलबर्ग, यारडंग्स एंड ज्यूगन, ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुकी हूँ। अगर आपने पीछे वाला अच्छे से देखा है तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। इंसलबर्ग क्या होता है, एक ऐसे टाइप की रोग होती है जिसमें क्या होता है, ये कुछ कुछ पार्ट जो है वो बच जाता है कहाँ पे, बीच में इरोजन होने से। आइसोलेटेड हील या फिर इसको रिज भी बोलते हैं, जो प्रोट्रूड करती है फ्रॉम वर्चुअली लेवलिंग सराउंडिंग प्लेन, ठीक है, उसको बोलते हैं इंसलबर्ग। ठीक है, तो ये किसका लैंडफॉर्म है, याद रखना, ये किसका लैंडफॉर्म है, विंड का। किसका लैंडफॉर्म है, विंड का। और मैं सारे जो लैंडफॉर्म्स है उसका डायग्राम आपको पहले ही दे चुकी हूँ, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना था उसका, ठीक है। तो आप जाओ और पीछे लेक्चर्स में देखो, मैंने उसके बारे में सारी चीजें बता रखी हैं। यारडंग्स, ये भी मैंने करवा रखा है। यारडंग्स क्या होते हैं, स्टीप साइडेड होती हैं। ये क्या होते हैं, स्टीप साइडेड होती हैं, अंडरकट होती हैं, ओवर हैंगिंग रॉक होती हैं, जो एक दूसरे से सेपरेटेड होती हैं लॉन्ग ग्रूव्स में। ठीक है, पैरेललिज्म इनका इंपॉर्टेंट फीचर होता है। ठीक है, जूगन की बात करें, जूगन क्या है, ये टेबल शेप्ड एरिया है। क्या है, टेबल शेप्ड एरिया है ये, और जो एरिड और सेमी एरिड एरियाज में पाई जाती हैं, जब हार्ड रॉक स्लोअर रेट से डिग्रेड होती है एज कम्पेयर टू सॉफ्टर रॉक बाय इरोजन। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। डिफरेंट लैंडफॉर्म्स कहाँ पे बनते हैं, विंड इरोजन से बनते हैं। ये देखो, ये क्या है, डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्म्स हैं जो कौन क्रिएट करती है, विंड क्रिएट करती है, कहाँ पे, डेजर्ट्स में। ठीक है, मशरूम रॉक्स कैसी होती है, देखो ये होती है मशरूम टाइप की रॉक, ये कौन करती है, विंड करती है। ठीक है, तो ये मशरूम रॉक आपने देख लिया। सेकंड है जूगन, देखो ये रहा जूगन क्या, एक फ्लैट टॉप्ड रिज है। ठीक है, हार्ड रॉक जिसमें होती है, तो ये क्या होते हैं, जूगन्स होते हैं। ये क्या होते हैं, जूगन्स होते हैं, अभी जो मैंने बताया। ठीक है, जूगन्स टेबल शेप्ड एरिया रॉक का, जो एरिड और सेमी एरिड एरियाज में पाया जाता है। ठीक है, हार्ड रॉक यहाँ पे वो होती है, तो ये क्या होते हैं, जूगन्स होते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया क्या होते हैं जूगन्स। उसके बाद आती है हमारी यारडंग्स। यारडंग्स क्या होते हैं, पैरेलल रिजेस जो पाए जाते हैं। ठीक है, पैरेललिज्म यारडंग्स का इंपॉर्टेंट वो होता है, और ये क्या होते हैं, स्टीप साइडेड होते हैं। देखो इनका इतना स्टीप साइडेड नहीं है, लेकिन ये क्या बहुत ज्यादा स्टीप साइडेड है, ओवर हैंगिंग रॉक है, जो एक दूसरे से सेपरेटेड है बाय लॉन्ग ग्रूव्स। ठीक है, कॉरिडोर्स और पासवेज जो डेजर्ट फ्लोर्स को कट करते हैं सॉफ्टर रॉक से। ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर्स। उसके बाद मिसाज और बर्ड्स, ये कैसे होते हैं, इंसलबर्ग अभी थोड़ी देर पहले देखा, अभी मतलब जो क्वेश्चन में आया था इंसलबर्ग, ऐसा वाला एरिया। ठीक है, उसके बाद आता है वेनिफैक्ट्स, उसके बाद आता है डिफ्लेशनोलॉजी। ये सारे क्या है, ये ऐसी चीज है, ऐसे लैंडफॉर्म्स हैं जो विंड इरोजन से बनते हैं। ठीक है, और कुछ होते हैं जो क्या बनते हैं, ये किससे होते हैं, ये विंड के डिपोजिशन से बनते हैं। कुछ डिपोजिशन से बनते हैं, जैसे कि देखो अभी आपने देखा स्टार ड्यून्स, स्टार शेप में जो बनते हैं, लीनियर ड्यून्स जो लीनियर शेप में बनते हैं, कॉन्सेंट्रिक ड्यून एक सेंटर में बनते हैं, ट्रांसवर्स ड्यून्स जो अभी देखा था। ठीक है, पैराबोलिक ड्यून्स, अलग अलग टाइप के जो हमने देखे। ठीक है, बारचंस और ये सारे, और जो वाटर से होते हैं ये इसमें अच्छे से नहीं दिख रहे हैं। मेन चीज हमें, मेरा पर्पस था दिखाने का आपको, जो विंड जो क्रिएट करती है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स भी और इरोजनल लैंडफॉर्म्स भी डेजर्ट में, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये देख लिया आपने, इंसलबर्ग, यारडंग्स, जूगन। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी, क्वेश्चन नंबर 79। इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो अर्थ पे आती है उसके बारे में बताना है। नेट एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग लैटिट्यूड, जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता है तो पर यूनिट एनर्जी रिसीव्ड बढ़ती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपको बतानी है, तो बिल्कुल गलत है। क्यों, जैसे ही मान लो ये अर्थ है और यहाँ पे मान लो सन गिर रहा है, सन की रेज आ रहे हैं, तो जितनी जल्दी स्लैंटर रेज आती जाएंगी उतना ही एनर्जी कम रिसीव होती जाएगी वहां पे, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है द डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर कॉजेज वेरिएशन इन इंसोलेशन, बिल्कुल सन की कितनी रेज हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आएंगी वो ट्रांसपेरेंसी पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, आंसर आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोलता है, What would be the consequences if Earth axis were perpendicular to the plane of orbit? क्या होगा अगर जो अर्थ की जो एक्सिस है वो क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए हमारे प्लेन ऑफ ऑर्बिट के, क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। तो इक्वल नाइट्स और इक्वल डेज होंगे, बिल्कुल। नो अकरेंस ऑफ सीजन, बिल्कुल ही ना तो सीजन होंगे, इक्वल नाइट और इक्वल डेज होंगे, और डे ऑफ 24 एट आर्कटिक और नाइट ऑफ 24 एट अंटार्कटिक सर्कल। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, एक पे डे होगा एक पे नाइट होगी 24 आवर्स की। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर आ गया बी। ठीक है, अगर हमारी अर्थ क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। मेडन जूलियन ऑसिलेशन के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, मेडन जूलियन ऑसिलेशन के बारे में। ये है हमारा क्या, मेडन जूलियन ऑसिलेशन। ये हमारा क्या, मेडन जूलियन ऑसिलेशन है ये हमारा। ये क्या है हमारा, इंडियन ओशन। ये हमारा कौन सा ओशन है, याद रखना, ये हमारा इंडियन ओशन है। और ये कौन सा ओशन है, हमारा पैसिफिक ओशन है। ठीक है, ये हमारा कौन सा ओशन है, पैसिफिक ओशन है। ये देखो इंडियन ओशन से क्या होता है, हवाएं ऊपर उठती हैं। ठीक है, हवाएं ऊपर उठती हैं और बाहर की तरफ जाती हैं, हवाएं ऊपर उठती हैं और बाहर की तरफ जाती हैं, अपवर्ड मोशन होता है उनका। तो यहाँ पे कौन सी चीजें क्रिएट होती है, स्टॉर्म और वेट कंडीशन कोज होती है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा रेनफॉल होता है, कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। वहाँ पे कौन सा कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। जहां पे ये जाते हैं और फिर सिंक करती हैं जहां पे हवाएं, वो कौन सा होता है, पैसिफिक ओशन होता है डाउनवर्ड। तो वहां पे कंडीशन कैसी क्रिएट होती है, सनी और ड्राई कंडीशन कोज होती है। इसी यहाँ पे कौन सा होती है, यहाँ पे सप्रेस्ड रेनफॉल होती है। यहाँ पे रेनफॉल नहीं होता तो इसको क्या बोलते हैं, सप्रेस्ड रेनफॉल।
ठीक है। ये क्या है, मेडन जूलियन ऑसिलेशन। इसमें क्या होता है, मेन हवाओं का जो ट्रांसफर होता है वो कहाँ होता है, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में होता है, फ्रॉम ईस्टवर्ड। देखो यार, ईस्टवर्ड जब मूवमेंट होता है हवाओं का ऊपर एटमॉस्फेयर में, तो उसको क्या बोलते हैं, मेडन जूलियन ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं, मेडन जूलियन ऑसिलेशन। और ये क्या है, एक ट्रांसवर्सिंग फिनोमिना है। कौन सा, एक ट्रांसवर्सिंग फिनोमिना। एक चीज ध्यान रखना है, आपने यहाँ पे 3 चीजें पढ़ी है। यहीं पे इंडियन ओशन में एक चीज क्या होती है, इंडियन ओशन डाइपोल। एक क्या आपने पढ़ा है, इंडियन ओशन डाइपोल। एक आपने पढ़ा पैसिफिक ओशन में क्या होता है, अल नीनो। क्या होता है पैसिफिक ओशन में, अल नीनो। अब आप एक चीज देखो, एक चीज आपको देखनी है, इंडियन ओशन डाइपोल, अल नीनो और मेडन जूलियन ऑसिलेशन। आपको पता चल गया ये क्या है, ओशियनिक और एटमॉस्फेरिक फिनोमिना है, जो वेदर को लार्ज स्केल पे क्या करते हैं, तीनों ही अफेक्ट करते हैं। इंडियन ओशन डाइपोल्स केवल और केवल कहाँ पे होता है, इंडियन ओशन में होता है। अल नीनो कहाँ पे होता है, पैसिफिक में होता है। लेकिन मेडन जूलियन ऑसिलेशन दोनों में होता है। ठीक है, याद रखनी है चीज, ठीक है, दोनों को ध्यान रखनी है। इंडियन ओशन डाइपोल इंडियन ओशन में होता है, लेकिन जो अल नीनो है वो पूरे वर्ल्ड के एटमॉस्फेयर को अफेक्ट करता है, और जो मेडन जूलियन ऑसिलेशन है वो भी पूरे वर्ल्ड के एटमॉस्फेयर को अफेक्ट करता है। ठीक है, याद रखना। और ये आपको पता है, इंडियन ओशन डाइपोल केवल इंडियन ओशन में ही रहेगा, अल नीनो पैसिफिक में ही रहेगा। लेकिन जो ये मेडन जूलियन ऑसिलेशन, ये क्या है, ट्रांसवर्सिंग फिनोमिना, 2 ओशंस के बीच में एटमॉस्फेयर उसमें ट्रांसफर होता है। ठीक है, याद रखना है। अगर मेडन जूलियन ऑसिलेशन की पीरियोडिसिटी 30 दिन से कम है तो अच्छा रेनफॉल होगा, 40 दिन से ज्यादा है तो क्या होगा, रेनफॉल नहीं होगा, वहां पे ड्राई मानसून होगा। ठीक है, तो याद रखना, जितना ये ट्रांसवर्सिंग फिनोमिना शॉर्ट डेज में होगा, जितना कम दिन में, जितना मेडन जूलियन ऑसिलेशन का साइकिल शॉर्ट होगा, उतनी ही अच्छी क्या होगी, रेनफॉल होगी। याद रखना है, जितना साइकिल शॉर्ट होगा उतनी अच्छी रेनफॉल होगी मेडन जूलियन ऑसिलेशन से। ठीक है, उतनी ही ज्यादा मानसून यहाँ पे अच्छा होगा, उतनी ही अच्छी बारिश होगी। तो ये चीज ध्यान रखना है, मेडन जूलियन ऑसिलेशन इंडियन ओशन में क्या करता है, बारिश करता है। तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन में इसके बारे में क्या लिख रखा है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो सबसे पहली चीज आती है कि इट मूव्स वेस्ट वर्ड फ्रॉम पैसिफिक टू इंडियन। अभी बताइए कहां से कहां मूव करता है, ईस्ट वर्ड मूव करता है। कहां पे मूव करता है, ईस्ट वर्ड मूव करता है, फ्रॉम इंडियन टू पैसिफिक। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। सेकंड है, इट इज एन इक्विटोरियल ट्रेवलिंग पैटर्न ऑफ एनोमिलस रेनफॉल। ये क्या है, इक्विटोरियल पैटर्न है रेनफॉल का मूव करने का, बिल्कुल सही है। थर्ड है, इन इट्स एक्टिव फेज। जब इसका एक्टिव फेज होता है तो ये क्या होता है, एमजीओ ब्रिंग्स फ्रीक्वेंट साइक्लोनिक एक्टिविटी एंड कैन इनिशिएट द ऑनसेट ऑफ मानसून इन ट्रॉपिक। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जब एक्टिव फेज होता है तो जो ये मेडन जूलियन ऑसिलेशन है, ये साइक्लोनिक एक्टिविटी ला सकता है इंडियन ओशन में और क्या मानसून क्रिएट कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। ये होगी हमारी किसके बारे में, मेडन जूलियन ऑसिलेशन के बारे में। इंडियन ओशन डाइपोल, अल नीनो और मेडन जूलियन ऑसिलेशन, तीनों चीजें हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। क्वेश्चन नंबर 82 हमें क्या बोलता है कि लेटराइट सोइल के बारे में बताना है। पहले ही इसके बारे में सारी चीजें हम कर चुके हैं, लेकिन इसमें हमें क्या बतानी है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट, इन इंडिया द लेटराइट सोइल आर फाउंड ओनली इन नॉर्थ ईस्ट। कैसा हो सकता है कि केवल और केवल नॉर्थ ईस्ट में हो, बिल्कुल भी नहीं। सेकंड है, दे आर नॉट सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ ट्री क्रॉप्स। याद रखना, ट्री क्रॉप्स के लिए तो बहुत ज्यादा मतलब सूटेबल है, जैसे कि कैशूनट का जो ट्री है वो मतलब उसके लिए ये क्या है, काफी ज्यादा सूटेबल है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, रॉन्ग होगी। थर्ड है, दिस स्वेल एंड बिकम स्टिकी व्हेन वेट एंड श्रिंक व्हेन ड्राइड। ये किसके बारे में बताया था मैंने, ये बताया था ब्लैक सोइल के बारे में। ये किसका फीचर है, ब्लैक सोइल का फीचर है। डी है, दे डेवलप इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। बिल्कुल हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल वाले जो एरियाज होते हैं उसमें ये पाई जाती है। कौन सी, लेटराइट सोइल। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, लेटराइट सोइल कहाँ पे पाई जाती है। तो आंसर आ गया डी, और सारी चीजें इसके बारे में करवा चुकी हूँ। आ जाते हैं 83 पे। कौन से प्लेसेस न्यूज कहाँ किस कंट्री में है। काशगार प्रेफ्रेक्चर आपको पता होना चाहिए कहाँ पे, चाइना में ही है। नगोर्नो काराबाख बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कहाँ पे था, अर्मेनिया अजरबैजान वाला रीजन में जो इनमें लड़ाई चल रही थी, साउथ कोकस रीजन में था, ना कि साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। थर्ड, भाषण 4 आइलैंड। आपको पता है रोहिंग्या को बांग्लादेश ने ट्रांसफर किया था भाषण 4 आइलैंड पे, तो ये म्यांमार में नहीं है, ये कहाँ पे, बांग्लादेश में। तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। तो केवल और केवल फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड जो हमारी रॉन्ग है। इस मैप के क्वेश्चन से मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ, अगर आपको मैप की क्लासेस चाहिए तो उसके लिए भी हम एक कोर्स लॉन्च कर सकते हैं, अगर आपकी डिमांड होगी तो। ठीक है, लेकिन वो क्या होगा, एक पेड कोर्स होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप हमारे चैनल पे, अगर आपको वर्ल्ड मैप की अगर कोई क्लासेस देखनी है तो, और वो भी बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट पे होगा अगर आपको चाहिए तो इसका आंसर हो जाता है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। कास्ट टोपोग्राफी के बारे में बताना है। ठीक है, कास्ट टोपोग्राफी सबसे पहले, हाईली फ्रैक्चर्ड और फोल्डेड लाइमस्टोन बेड्स इज वन ऑफ द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर इट्स डेवलपमेंट। सबसे पहले हाईली फ्रैक्चर्ड और फोल्डेड जो लाइमस्टोन है बेड्स हैं वो इंपॉर्टेंट प्राइमरी फीचर है इसके डेवलपमेंट का, कास्ट टोपोग्राफी। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड, इसी को बेडलैंड टोपोग्राफी भी बोलते हैं, ऐसा तो नहीं है। रेवाइंस वाली जो चीज थी उसको बेडलैंड टोपोग्राफी बोला जाता था, चंबल रिवर में मेनली जो पाई जाती थी, तो ऐसा तो नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। ठीक है, रेवाइंस, गलीज, फ्लड प्लेन्स जो बनते थे चंबल वैली में जो बनती थी वो थी बेडलैंड टोपोग्राफी। थर्ड, स्टैलेक्टाइट एंड स्टैलेग्माइट आर इरोजनल लैंडफॉर्म। तो याद रखना, स्टैलेक्टाइट स्टैलेग्माइट क्या है, ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है। कौन से लैंडफॉर्म्स है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है। ठीक है, किसके, ग्राउंड वाटर के, किसके हैं, ग्राउंड वाटर के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है, ना कि इरोजनल। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। थर्ड रॉन्ग होगी, सेकंड रॉन्ग होगी, केवल और केवल फर्स्ट करेक्ट है। तो आंसर इसका क्या आ गया, ए। आंसर क्या आ गया, ए।
देखो एक मेजर डाउट रहता है कि स्टेलेक्टाइट क्या होता है और स्टेलेग्माइट क्या होता है। देखो स्टेलेक्टाइट क्या होता है जो ऊपर वाला जो हैंगिंग पोर्शन होता है, स्टेलेग्माइट क्या होता है जो नीचे होता है। देखो ऐसी चीज याद रख सकते हो कि माइट मतलब दीमक नीचे लगता है, ठीक है, धरती में। तो माइट स्टेलेग्माइट क्या होता है जो नीचे से निकलता है, और स्टेलेक्टाइट क्या होता है जो ऊपर से हैंगिंग पोर्शन होता है। और यहाँ पे अगर ये टोटल कनेक्टेड है तो इसको क्या बोलेंगे, पिलर। इसको क्या बोलेंगे, पिलर। तो ये सारे ग्राउंड वाटर के क्या है, ये डिपोजिशनल इरोजनल फीचर्स हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। तो देख लिया कि स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट क्या होते हैं। तो ये डिपोजिशनल है, तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर आ गया ए। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 85 पे। क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोलता है, कौन सा नेशनल पार्क से कौन सी रिवर फ्लो करती है। सबसे पहले जिम कॉर्बेट से। गंगा रिवर बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिम कॉर्बेट से कौन सी फ्लो करती है, रामगंगा फ्लो करती है। कौन सी, रामगंगा, ना कि गंगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, और फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, आंसर आ गया बी। मतलब सेकंड, पन्ना से केन रिवर फ्लो करती है, पिन वैली से स्पीति रिवर फ्लो करती है, लेकिन ना मेरी टाइगर रिजर्व से कौन सी करती है, कामेंग रिवर, ना कि दिब्रू रिवर। कौन सी रिवर, कामेंग रिवर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन से नेशनल पार्क से कौन सी रिवर फ्लो करती है। तो फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, आंसर आ गया बी। आ जाते हैं 86 पे। कौन सी कावेरी की ट्रिब्यूटरी नहीं है। अब देखो इसके लिए तो कावेरी की ट्रिब्यूटरी पता ही होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाता है, डी। इंद्रावती नहीं है, क्योंकि इंद्रावती किसकी ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी की। किसकी ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी की। ये हेमावती, अमरावती, सुरनावती, ये सारी किसकी, हेमावती, सुरनावती, ये सारी किसकी हैं, कावेरी की। कावेरी की और ट्रिब्यूटरीज की बात करें, हरंगी, ठीक है, हरंगी है, हेमावती, शिमसा, ठीक है, शिमसा, अर्कावती। अर्कावती के बारे में हमने एक चीज और देखी थी, आप मेरे को बताना अर्कावती हमने कहाँ पे पढ़ी थी, ठीक है, हम ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। फिर है लक्ष्मण तीर्था, कौन सी है, लक्ष्मण तीर्था। काबिनी, कौन सी है, काबिनी। सूर्णावती, उसके बाद है भवानी, उसके बाद है नोयल, ठीक है, अमरावती। ये सारी किसकी हैं, ये सारी कावेरी की ट्रिब्यूटरीज हैं, याद रखना है। और ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वैसे कावेरी जो है याद रखना, फोर्थ लार्जेस्ट रिवर साउथ इंडिया की। इसको पोनी भी बोला जाता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इसको क्या बोला जाता है, पोनी भी बोला जाता है। और ये ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है, मतलब वो जो है ना अल्लाह कावेरी तो निकलती है ये ब्रह्मगिरी हिल से। कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी हिल से ये निकलती है, ठीक है। ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका से निकलती है। कावेरी ट्रिब्यूटरी हमने बता दी। कुछ इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है जिसका नाम है शिव समुद्रम वाटरफॉल। कौन से है, शिव समुद्रम वाटरफॉल भी है कावेरी पे। शिव समुद्रम वाटरफॉल भी है कावेरी पे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट रिजर्वायर है इस पे, जैसे कि मैटूर डैम, मैटूर, मेकेदातु, ठीक है, मेकेदातु, ग्रैंड एनिकट, ग्रैंड एनिकट भी इसी पे है। और अगर बात करें कृष्ण राजा सागर डैम, कृष्ण राजा सागर डैम, ठीक है, याद रखना कृष्ण राजा सागर डैम भी इसी पे, कृष्ण राजा सागर डैम, ठीक है, वो इसी पे है। ये हमने किसके बारे में बात कर ली, कावेरी के बारे में। अब थोड़ा सा गोदावरी के बारे में देख लेते हैं। गोदावरी क्या है, ये त्रिम्बकेश्वर से निकलती है। त्रिम्बकेश्वर से निकलती है जो नासिक के पास है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो हमारी जो कावेरी कहाँ से निकलती है, कर्नाटका से, और जो गोदावरी कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र से। इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, और बे ऑफ बंगाल में ये फ्लो करती है, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज की बात करें, एक तो इंद्रावती होगी, उसके अलावा भी बहुत सारे जैसे कि मानेर, शबरी, परवरा, ठीक है, शबरी, परवरा, उसके बाद है पूर्णा, मंजरा, प्राणहिता, वर्धा। ये सारी किसमें आती हैं, ये सारी याद रखना, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं। इस पे भी बहुत सारे गोदावरी पे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, आपको पता होना चाहिए, जैसे कि पुलावरम, कालेश्वरम प्रोजेक्ट इस पे चल रहा है। सादरमठ एनिकट, उस पे था ग्रैंड एनिकट, इस पे सादरमठ एनिकट। इसके बाद इचमपल्ली, इचमपल्ली प्रोजेक्ट इसी पे चल रहा है। उसके बाद श्री राम सागर प्रोजेक्ट, श्री राम सागर प्रोजेक्ट, वो कौन सा था, कृष्ण राजा सागर। ये कौन सा, श्री राम सागर, गोदावरी पे, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रखना गोदावरी पे कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज लोकेटेड है। उनके नाम अगर हम बात करें, नासिक, त्रिम्बकेश्वर, तो ये तो दो तो हो गई, ठीक है। उसके बाद नागपुर, ठीक है, बालाघाट, उसके बाद नांदेड़, औरंगाबाद, कोवूर। तो ये सारी सिटीज कहाँ पे लोकेटेड है, याद रखना, ये गोदावरी के उस पे लोकेटेड है। तो ये कुछ कुछ चीजें मैंने बता दी हैं आपको गोदावरी के बारे में, कावेरी के बारे में। आंसर हो जाता है हमारा डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। क्या बोलता है, ईस्ट से लेकर वेस्ट में रामसर साइट लगानी है। सबसे पहले पता होना चाहिए वो है कहाँ। सुंदरबन कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। रुद्रसागर त्रिपुरा में। कन्वर लेक बिहार में। और कोलेरू कहाँ पे, आंध्रा में, ठीक है। तो अब ईस्ट से लेके वेस्ट जाना है, तो सबसे पहले क्या आएगा, त्रिपुरा। रुद्रसागर लेक मतलब सबसे पहले आएगा 2, सबसे पहले क्या आएगा 2, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा हमारा 2, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा हमारा वेस्ट बंगाल 1 2 1, ठीक है, 2 में दे रखा है। फिर आएगा हमारा क्या, फिर हमारा क्या आएगा, क्या फिर आएगा हमारा ये बिहार वाला रीजन, और फिर आएगा कोलेरू वाला रीजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। अगर आप मैप में जाके देखोगे तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट एनुअली कौन निकालता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको सबको पता भी होगा इसको कौन निकालता है। इसको निकालता है UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। कब बनी थी ये, 1964 में बनी थी। किसके लिए बनी थी, ताकि डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं वो डेवलपमेंट फ्रेंडली इंटीग्रेशन हो सके उनका वर्ल्ड इकोनॉमी में, ठीक है। ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें कहाँ पे है, जेनेवा में। ट्रेड को प्रमोट करने के लिए और डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी रिपोर्ट से निकालती है। ये एक रिपोर्ट नहीं है, बहुत सारी रिपोर्ट निकालती है, जैसे कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट,
जैसे कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसके बाद वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट। उसके बाद बात करें टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट। उसके बाद बात करें कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। उसके बाद डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, ठीक है, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट। तो ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं ये कौन निकालता है, ये निकालती है ये UNCTAD। हेडक्वार्टर पता चल गई, कब बनी थी वो पता चल गई, तो इसका आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। 89 क्या बोलता है, ओशनिक रिलीफ फीचर बताना है कि कौन सा है। पहले बात तो कॉन्टिनेंट सबमर्ज्ड है ड्यू टू राइज इन सी लेवल। ये ओशन जो है रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड है वर्ल्ड में, ठीक है, ड्यू टू देयर शैलोनेस, शैलो है एक तो, सनलाइट यहाँ पे अच्छी आती है, प्लैंक्टन्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो किसके बारे में बात चल रही है, आज ही हमने सारे जोन्स पढ़े थे, किसके बारे में बात चल रही है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में बात चल रही है, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये हम कर भी चुके हैं। आ जाते हैं 90 पे। स्टैलेगमाइट, अभी थोड़ी देर पहले देखा था स्टैलेगमाइट, ठीक है। माइट क्या था, नीचे, माइंस मतलब धरती से, याद रखो, ठीक है। तो ये क्या था, नीचे से निकलता था ऊपर की तरफ। सबसे पहले है कि दे आर अपवर्ड ग्रोइंग माउंट्स ऑफ मिनरल डिपॉजिट दैट हैव प्रेसिपिटेशन फ्रॉम वाटर ड्रिपिंग ऑन द फ्लोर ऑफ केव, बिल्कुल सही है। सेकंड है डोमिनेंट मिनरल इन स्टैलेगमाइट डिपॉजिट इज कैल्शियम कार्बोनेट, बिल्कुल यही इसका मेन क्या होता है, डोमिनेंट मिनरल होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट, आंसर क्या आ गया, सी, ठीक है। अभी देखा था हमने, ये हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं 91 पे। अकाउंट एग्रीगेटर के बारे में बताना है। फर्स्ट है अकाउंट एग्रीगेटर आर आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटी शेयरिंग डिजिटली साइंड एंड इनक्रिप्टेड डाटा, बिल्कुल ये क्या करते हैं, शेयर करते हैं डिजिटली साइंड और इनक्रिप्टेड डेटा को। कौन सा डेटा होता है, इनक्रिप्टेड डेटा। उनको डेटा के बारे में पता नहीं होता, केवल इनक्रिप्टेड डेटा होता है वो, ठीक है। रजिस्टरिंग विद अकाउंट एग्रीगेटर इज फुली वॉलंटरी फॉर कंज्यूमर, बिल्कुल ये भी क्या है, इनके लिए वॉलंटरी है सबके लिए। थर्ड है दी अकाउंट एग्रीगेटर कैन रीड एंड रीसेल द कंज्यूमर डाटा, बिल्कुल नहीं, अकाउंट एग्रीगेटर कोई डाटा को ना रीड कर सकता है ना रीसेल कर सकता है, क्योंकि डाटा क्या होता है, इनक्रिप्टेड होता है, केवल और केवल इनक्रिप्टेड डेटा को इधर से उधर करता है, ठीक है। तो चीज ध्यान रखनी है, अकाउंट एग्रीगेटर ना सेल कर सकता है ना कुछ कर सकता है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया, ए, ठीक है। अकाउंट एग्रीगेटर ना रीड कर सकता है ना सेल कर सकता है। ये बनाया क्यों गया था, ताकि जो फाइनेंशियल डाटा है उसका इजिली एक्सेस और शेयर हो सके, ठीक है, डेटा ब्लाइंड मैनर में। किसमें, डेटा ब्लाइंड मैनर में, डेटा ब्लाइंड मैनर में, ताकि जो फाइनेंशियल डेटा है उसका ट्रांजेक्शन हो सके। तो आंसर आ गया ए। आ जाते हैं 92 पे। हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल, ये बतानी है। सबसे पहले है ये इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है जो एटलीस्ट 30% वर्ल्ड की लैंड और ओशन को 2030 तक बचाना चाहता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आज ही हमने पढ़ा भी है इसके बारे में। 2012 में रियो समिट में इसको वो किया गया था, क्या किया गया था, अडप्ट किया गया था। इसमें ये बताना है कि इसमें अडप्ट किया गया था, ये हाई कोएलिशन को अडप्ट किया गया था। तो बिल्कुल यहाँ पे इसको अडप्ट नहीं किया गया था, क्योंकि इसको अडप्ट कहाँ पे किया गया था, 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। कहाँ पे, 3 कंट्रीज ने इसको क्या किया था, होस्ट किया था, कोस्टा रिका, फ्रांस और ब्रिटेन। फ्रांस और ब्रिटेन, कोस्टा रिका, इन 3 कंट्रीज ने इसको क्या किया था, होस्ट किया था। 2019 में स्टार्ट हुआ था, ना कि 12 में, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। इंडिया ने इसको रिसेंटली ज्वाइन किया, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है, इंडिया ने भी इसको रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो इसका आंसर क्या आ गया, डी। 2021 में इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है और इंडिया ब्रिक्स का पहला कंट्री बना है जिसने इसको ज्वाइन किया है, तो आंसर आ गया डी। ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं। आ जाते हैं 93 पे। बॉडी वेव्स, अर्थक्वेक के बारे में सारी चीजें कर चुके हैं। एंड सरफेस वेव्स, बॉडी वेव्स आर जनरेटेड एट द फोकस एंड मूव्स इन ऑल डायरेक्शन, बिल्कुल। सरफेस वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव देन बॉडी वेव्स, बिल्कुल। और वेलोसिटी ऑफ वेव्स इज हायर, डेंस, बिल्कुल, डेंसर मटेरियल में वेव्स की वेलोसिटी हाई होती है। तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर क्या आ गया, डी। सारी चीजें कर चुके हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में बताना है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स चेंजेस अक्रॉस मटेरियल विद डिफरेंट डेंसिटी, बिल्कुल। डायरेक्शन जो होती है वेव्स की वो चेंज हो जाती है डेंसिटी जब चेंज होती है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है पी वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू कोर, मैंने बताया था पी वेव्स प्राइमरी वेव्स होते हैं, हर एक मीडियम से ट्रांसफर कर जाते हैं, लेकिन एस वेव्स ओनली सॉलिड से ट्रांसफर होती हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। थर्ड है द शैडो जोन ऑफ एस वेव्स इज लार्जर देन पी वेव्स, बिल्कुल। शैडो जोन मतलब जहां पे वो नहीं जा सकती, तो पी वेव्स ज्यादा केवल सॉलिड से पास होती हैं, तो पी वेव्स का जो शैडो जोन होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू पी वेव्स, ठीक है। एस वेव्स का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू पी वेव्स, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो थर्ड भी करेक्ट है, फर्स्ट भी करेक्ट है, आंसर क्या आ गया, सी, ठीक है। ये क्वेश्चन सारे हम कर चुके हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। कौन सी वैली कहाँ पे लोकेटेड है, सबसे पहले आती है नीति वैली, कहाँ पे लोकेटेड है, याद रखना है, हिमाचल में नहीं, कहाँ पे, उत्तराखंड में। कहाँ पे नीति वैली, उत्तराखंड में, ना कि हिमाचल में, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। सेकंड है जूको वैली, जूको वैली उत्तराखंड में, बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि ये कहाँ पे, नागालैंड एंड मणिपुर में है। कहाँ पे है ये, नागालैंड एंड मणिपुर में, ना कि यहाँ पे, तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। थर्ड है अराकू वैली, आंध्रा में, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अराकू वैली कहाँ पे, आंध्रा में है, तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 96 पे। कौन सी हिल कहाँ पे लोकेटेड है, सबसे पहले लोंगोथराई हिल्स कहाँ पे है, तो याद रखना लोंगोथराई जो हिल्स है वो कहाँ पे, त्रिपुरा में है। कहाँ पे है, त्रिपुरा में, ना कि असम में, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। सेकंड है कि लुशाई हिल्स मिजोरम में, बिल्कुल सही है। जम्पुई हिल्स मेघालय में, जम्पुई हिल्स याद रखना ये भी कहाँ पे, त्रिपुरा में है, ठीक है। जम्पुई हिल्स भी कहाँ पे, त्रिपुरा में। तो याद रखना अगर हम जब हम त्रिपुरा में, त्रिपुरा इतना छोटा सा स्टेट है, ऐसे आपने देखा होगा ऐसे वाला, 1 सेकेंड,
तो हाँ, क्या बता रही थी मैं, त्रिपुरा वाला जो था, जो त्रिपुरा वाला जो जोन था ये था, ठीक है। त्रिपुरा वाले जोन में अगर हम नॉर्थ से साउथ जाते हैं, नॉर्थ से साउथ जाते हैं तो 5 टाइप की रेंजेस पाई जाती है, 5 टाइप की रेंजेस है। कौन कौन सी? सबसे पहले बोरोमुरा, बोरोमुरा कौन सी है? सबसे पहली है बोरोमुरा। दूसरी की बात करें, दूसरी कौन सी है? अथारामुरा, अथारामुरा, ठीक है, अथारामुरा। तीसरी है लोंगथराई, जो तीसरी जो इसमें आई है, तीसरी ये है लोंगथराई। चौथी कौन सी है? चौथी है हमारी शकन जानफुई, ठीक है, शकन जानफुई, पता नहीं क्या नाम है, शकन जानफुई और शकन है, ठीक है। फोर्थ है शकन और फिफ्थ है जानफुई, ठीक है। तो ये 5 टाइप की हिल्स हैं जो त्रिपुरा में पाई जाती हैं, तो ये याद रखनी है आपको। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? फर्स्ट भी रॉन्ग है, थर्ड भी रॉन्ग है, फर्स्ट भी रॉन्ग है, थर्ड भी रॉन्ग है, तो आंसर हमारा क्या हो गया? ए, ठीक है। आंसर हमारा क्या हो गया? ए। 96 का आंसर हो जाता है ए। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 97 पे। क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोलता है? सबमेरिन कैनियंस के बारे में बताना है। सबमेरिन कैनियंस, दे आर एब्सेंट नियर द माउथ ऑफ रिवर्स ड्यू टू सेडिमेंट डिपोजिशन। देखो सबमेरिन कैनियंस कहाँ पे होते हैं? स्लोप्स में भी प्रेजेंट होते हैं, तो माउथ ऑफ रिवर्स पे तो ये होते ही हैं, ठीक है, याद रखना है, माउथ ऑफ रिवर्स पे तो होते ही हैं, सेडिमेंट होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है एब्सेंस ऑफ सबमेरिन कैनियन इज यूनिक, नहीं, सबमेरिन कैनियंस तो बहुत ज्यादा होते हैं वेस्ट बंगाल में, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे नहीं होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। करेक्ट बतानी है, करेक्ट ना तो फर्स्ट है ना सेकंड है, तो आंसर आ गया डी, ठीक है, याद रखना है इसको। अभी आज हमने सबमेरिन कैनियंस के बारे में सारी चीजें की थी। अब आ जाते हैं अंडमान एंड निकोबार के बारे में। स्टेटमेंट सही नहीं है। सबसे पहले क्या है कि दीज आइलैंड्स आर साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ अरक्कन-योमा रेंज, बिल्कुल अरक्कन-योमा की साउथवर्ड एक्सटेंशन है। सबमरीन जो माउंटेन्स है उनका एलिवेटेड पोर्शन है, और ओनली एक्टिव वल्केनो बैरन आइलैंड में यहाँ का पाया जाता है। इंडिया का ओनली एक्टिव वल्केनो यहीं पे इंडिया का। थर्ड है कि द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज ब्रॉडली डिवाइडेड बाय 11 डिग्री चैनल। हम हमेशा बताते हैं अंडमान एंड निकोबार किस डिग्री चैनल से सेपरेटेड है? 10 डिग्री चैनल से, ठीक है, ना कि 11 डिग्री से। तो फोर्थ स्टेटमेंट क्या होगी? रॉन्ग होगी। हमसे रॉन्ग ही पूछिए तो आंसर क्या आ गया? डी, ठीक है। आ जाते हैं 99 पे। कौन से जो है अंडमान एंड निकोबार में? लास्ट बार मैंने सारे जितने भी नेशनल पार्क थे अंडमान निकोबार में वो बताए थे। तो कैम्पबेल भी वहीं पे, सैडल भी है, महात्मा गांधी मेराइन नेशनल पार्क भी और गलथिया नेशनल पार्क भी है। चारों नेशनल पार्क वहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका आंसर क्या आ जाता है? डी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। 100 क्या बोलते हैं? सैलिनिटी के बारे में बताना। ओशन की सैलिनिटी को कौन कौन अफेक्ट करते हैं? विंड भी करती है, डेंसिटी ऑफ वाटर भी करती है, वाटर फ्रॉम रिवर भी करता है, और इवेपोरेशन और प्रेसिपिटेशन भी करता है। चारों ही चीजें अफेक्ट करती है, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी, ठीक है। ओशन की सैलिनिटी को कौन कौन अफेक्ट करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको 100 क्वेश्चन का डिस्कशन अच्छा लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज प्लीज प्लीज। आपके घर में जितने लोग हैं ना, मान लो आप पढ़ रहे हो, आपके मम्मी पापा हैं, सबके फोन से आप मेरी तरफ से सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, सबके फोन से सब्सक्राइब करो हमारा चैनल, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पैच का लेक्चर खत्म करते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।